हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आ जाओ फटाफट सारे लोग, क्विकली कम अप। यस, ब्रीथलेस रिवीजन पार्ट नंबर 2। कल हम लोगों ने किए थे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 50% कवरेज रखते हैं। अब रिमेनिंग 16, 17, 18, 19 ये चारों चैप्टर करेंगे वन शॉट में, पूरे के पूरे कॉन्सेप्चुअल थ्योरी कंप्लीट, और पूरा काम होगा ब्रीथलेस। तो याद है ना, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी एक बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं, की हुई सी अब सारी हवाएं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, जागी उमंगे हैं, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे हैं, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यारे से चेहरे में बिखरी जो जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में खिला हुआ फूल खिला है, जैसे जाग रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक शवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की लहरों। बस भाई बस इतना ही। बाकी पूरा ब्रीथलेस दिखाऊंगा मैं तुमको, कहां पर, कॉन्सेप्ट्स में दिखाऊंगा सर। बहुत बढ़िया। सो गुड आफ्टरनून सभी को। फटाफट एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स जहां पर आपके सारे कनेक्टेड सारी कम्युनिटी है, उनको बता दीजिए कि सर मैं लाइव आ चुका हूं, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 19 का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। गरीबों का शंकर महादेवन बोल दिया यार, मतलब गजब बेइज्जती है। ठीक है नमन भाई, पक्का गा दूंगा आज, पक्का गा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करेंगे, जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे तो एक आध गाना और गा पाएंगे। ठीक है ना, चलो भाई। तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। चलिए जी। अच्छा, तो सीरीज का नाम है ब्रेथलेस रिवीजन। सिर्फ 2 ही एपिसोड्स थे इसमें। कल हुआ पहला एपिसोड जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स की कॉन्सेप्चुअल थ्योरी कंप्लीट करी 14 और 15 चैप्टर की, जिसके अंदर सर जो भी चीजें आ रही थी क्वेश्चन को छोड़कर सारी चीजें कर रहे थे। देखो यार, हम लोगों ने रेगुलर कोर्स किया, बहुत बढ़िया बात, जोरदार तालियां। हम लोगों ने रिवीजन मोड ऑन किया, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने टू द कोर किया, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या होता है ना, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से पढ़ना से रिवीजन अलग अलग मोड में होता है। सेम चीज रिवाइज करने से तुम्हें मजा नहीं आएगा। अभी मान लो मैं टू द कोर जैसा फिर से रिवाइज करवाने लग जाऊं पूरा सब सिलेबस, तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार ठीक है ना, ऐसा तो किया ही था। यू विल नॉट फील समथिंग न्यू। लेकिन आज जैसे मैंने क्या किया, कल में और आज में सिर्फ कंसेप्चुअल, और जब हम कल सुबह मिलने वाले हैं तो कल भी कुछ ऐसा अलग करने वाले हैं यार जो आज तक हुआ नहीं है। क्या करने वाले हैं कल अलग, तुम लोगों को तो पता ही है, मैं बताऊंगा वैसे तो हम कल क्या करने वाले हैं। ठीक है ना, कुछ अलग से ही करने वाले हैं, टेंशन मत लेना भाई, बिल्कुल तुम लोग भी बिल्कुल कुछ अलग करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। सो अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं यार कि जुलाई 2021 मैराथन और रिवीजन अनाउंसमेंट कल रात को 10 बजे हुआ। 1000 पीपल वर लाइव, वेरी ओपी सेशन, बहुत ज्यादा मजा आया। हर एजुकेटर ने अपनी स्ट्रेटजी बताई, हर एजुकेटर ने अपने टाइमिंग्स बताए, और आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। और इसी लीग पर सबसे पहला वीडियो आने वाला है कल सुबह 8:45 AM, जहां पर मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए क्या, अरे क्या, अरे क्या 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 भैया क्या, हम लेकर आ रहे हैं सर फॉर्मूला मैराथन। और इस फॉर्मूला मैराथन का जो कंप्लीट रिवीजन होगा, मतलब इन 3 आवर्स, 3 घंटे का सेशन होगा। 3 घंटे में वी आर गोइंग टू डू एंटायर सिलेबस फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूले हमारे हैं सर, जितने भी फॉर्मूले हैं, सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 में देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, तो जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले एक बार हम पढ़ेंगे और उनका एक छोटा छोटा सवाल करते जाएंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला एंड हाउ टू यूज इट, दोनों साथ में चलता रहेगा। अच्छा, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये होगा लाइव। तो कल हम लोग कंटिन्यूस 3 घंटे बैठने वाले हैं। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे लिए 3 घंटे कल कंटिन्यूस बैठने वाला हूं, अलग से समय निकालने वाला हूं, तो क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तुम 3 घंटे मेरे साथ कंटिन्यूस बैठो? बिल्कुल बैठना पड़ेगा तुम्हें। आलस इज नॉट एक्सेप्टेड, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है भाई। पेपर मुझे नहीं, तुम्हें देना है। अगर मैं 3 घंटे बैठ सकता हूं तो तुम तो 4 घंटे बैठ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और आपसे टाइमिंग मिस ना हो जाए, लिंक मिस ना हो जाए, मैंने पिन कर दिया है इसका लिंक। तो फटाफट जाकर इसको एनरोल कर लो, इसको लिंक सेट रिमाइंडर कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपनी अटेंडेंस जाकर लगा दो। तब तक मैं कुछ और इंट्रोडक्शन बातें बताता हूं सीए लाइव डेली की, तो फटाफट वो काम करके आ जाइए भाई, फटाफट राइट नाउ। सो अगेन टेलिंग यू, लाइव एट 8:45 AM tomorrow 14th of July Wednesday on Unacademy CA Foundation YouTube channel। चलो ये चीज यहां पर नहीं लिखी हुई है तो वो मैं लिख देता हूं, हालांकि लिंक दी हुई है तो आप सब कुछ वहां से जान सकते हो, फिर भी मैं लिख देता हूं ऑन YouTube Unacademy
सीए फाउंडेशन चैनल, जिसे आप लोग प्यार से ओल्ड सीए फाउंडेशन चैनल बोलते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सो ये काम फटाफट आप लोग कर लीजिएगा, चलते हैं आगे सर। अच्छा एक पोस्ट दे दूं? हाँ यार पोस्ट तो बनता है, इसमें एक पोस्ट तो बनता है यार, इसको तो आपको वायरल करने का है बाबा, इसको तो आपको वायरल करना है। तो कल ओपनिंग हो रही मैराथन की और मैं हूं ओपनिंग बैट्समैन कल का, है ना। तो चलो भाई वायरल कर दो इस पोस्ट को एकदम जबरदस्त तरीके से। ये ठीक है पोस्ट, या चलो जबरदस्त, ग्रेट। सबसे पहले उन नए बच्चों के लिए जो मुझे नहीं जानते, मैं उनको बता दूं गाइस, माय नेम इज सीए प्रणव, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन और दिल से एजुकेटर। सो दिल से रहे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एमवी सर ओपनिंग करेंगे ना। हाँ एमवी सर आने वाले हैं 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, अपनी रातों की नींदें उड़ाने तुम्हारे लिए भाई, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ओपनिंग करेंगे मैं और एमवी सर, मतलब एमवी सर हो गए हमारे शिखर धवन और मैं हो गया रोहित शर्मा, इस टाइप से मान लो। सामने जो है स्ट्राइकर पर वो रहेंगे, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहूंगा, ये मान के चलो बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो सो आई एम एन एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन, मैथ्स एलआर स्टैट्स, और सीए इंटरमीडिएट में भी हम सबको मिलना है। तो ये पूरी जो पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है ना, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि पूरे के पूरे बच्चे, किसी को फाउंडेशन फिर से ना पढ़ना पड़े, और सारे बच्चे इंटरमीडिएट में मुझसे वार्म अप बैच पढ़ने आए सीए फाउंडेशन के बाद, और उसके बाद द कंप्लीट रेगुलर बैच ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यस बिल्कुल सर बिल्कुल। सो ब्रीथलेस रिवीजन पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं यार, अगर आप मेरी कोई भी रिवीजन लेक्चर्स देखना चाहते हैं, अगर आप नए जुड़े हुए हैं, आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई है, और कोई भी चैप्टर अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं, मैं तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, छोड़ने की बजाय कम से कम उसका रिवीजन सेशन जरूर कर लो। और वो सारी रिविजनरी लिंक्स मैंने यहाँ पर डाल दी हैं सीए लाइव डेली की लिंक पर, सीए लाइव डेली, मैं वो भी लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ, www.livedaily.livedaily। अब तुम लोगों को तो याद हो गया होगा, livedaily.me/CA live daily। जैसे ही आप इसमें जाओगे ना बॉस, जैसे ही आप इसमें जाओगे, यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग टैब दिए हुए हैं। निशांत सर का अलग टैब दिया है, अकाउंट्स का अंशुल सर का अलग है, फिर मेरा टैब आएगा 4th। इसी टैब में अगर तुम जाओगे ना, तो देखो तुमको जुलाई 21 का पूरा सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर थ्योरी है जरूरी के, लेक्चर भी है, थ्योरी है जरूरी के, नोट्स भी हैं। थ्योरी है जरूरी क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं, ऑल द पॉसिबल एमसीक्यूज ऑफ थ्योरी विच केम टू द एग्जाम टिल नाउ और विच इज इन द स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। स्ट्रेटजी सेशंस भी है, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल्ड पीडीएफ दिया था। क्या उस पीडीएफ का आपको फायदा हो रहा है? एक बार थम्स अप देकर बताइए मुझे। जो मैंने आप लोगों को स्टेट स्पेसिफिक, मैथ्स स्पेसिफिक, एकदम चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज एक पीडीएफ बनाकर दिया था, आई होप आप लोगों ने डाउनलोड किया और आपके लिए वो ट्रैकर का काम कर रहा है। बिल्कुल सर। और बाकी अगर आप कोई भी चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, तो टू द कोर एंड रिवीजन मोड ऑन, देयर वर 2 सीरीज जो मैंने कंप्लीट करवाई है, आप जाकर देख सकते हो अनअकैडमी फ्री क्लास पर ये सारी चीज। livedaily.me/unacademy, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। परफेक्ट। प्लस एंड आइकॉनिक, व्हाट इज दिस सर? अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप पूरी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लस जरूर ले लीजिए। अब तुम तो सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो, तो इंटरमीडिएट में तुमको प्लस लेना ही लेना है। और कोड कौन सा यूज करोगे? विच कोड यू विल यूज, जल्दी बताओ। सीए प्रणव। यस। सो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर आर हियर, मल्टीपल बैचेस आर हियर एंड चार्जेस आर वेरी लेस। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अब भाई वक्त आ चुका है, सारे बच्चे ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। कितने लोग यूनिक लाइव व्यूअर्स हैं? क्या आप लोग मुझे बताएंगे? हाउ मेनी यूनिक लाइव व्यूअर्स आर करेंटली विद अस? 555। यस, सो ऑल द 555 स्टूडेंट्स, लेट्स गेट रेडी। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, है ना, और अपने आप को एक बार काम एंड कंपोज कर दीजिए, क्योंकि आपको ना तो कुछ लिखना है, आपको सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और कॉन्सेप्ट को देखना है, और मेरे साथ सब कुछ रिकॉल करना है, सब कुछ रिकॉल करना है। यस। सो 1 2 3, हाउस द जोश? टारगेट इज 2000। चलो भाई, तो 2K थम्स अप आप कर दीजिए, तब तक मैं स्लाइड्स अपलोड कर देता हूं। मुझे पता है कि मेरे स्लाइड अपलोड होने से पहले 2000 थम्स अप बेशक हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। या सो ब्रेथलेस थ्योरी रिवीजन लेक्चर नंबर 2, और ये मैंने अपलोड कर दिए हैं 275 पेजेस की एक स्लाइड, जिसमें कि आपके पूरे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। यस, यू हर्ड राइट, 275 पेजेस की एक स्लाइड मैं अपलोड कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है ना। सो 2.3 के हो चुका है, 2.3 के से भी ऊपर हो चुका है भाई, 2.4 के हो चुका है। बस बस भाई, बस बस, यू कैन स्टॉप नाउ, यू कैन स्टॉप नाउ, नॉट नीडेड नाउ, पूरा फोकस पढ़ाई में। यस सर, तो सबसे पहला चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं, कोरिलेशन। सर आपने तो बोला था 16, 17, 18, 19,
18 का प्रॉपर लिंकेज है 15 के साथ, इसलिए मैं 15 के बाद हमेशा 18 को ही लिंक मानता हूं, इसलिए मैं पहले 18 कर रहा हूं, लेकिन करवाऊंगा चारों, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो सबसे पहले सर हम लोगों ने देखा कि जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन में किसी एक्स का मीन निकालते थे, किसी वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, किसी एक्स का मीडियन निकालते थे, किसी वाई का क्वार्टाइल डेविएशन निकालते थे, लेकिन अब जो हम मेजरमेंट या कैलकुलेशन करने वाले हैं, अब वो एक साथ दो दो वेरिएबल का करने वाले। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड प्राइस, डिमांड एंड प्राइस दोनों का मिलाकर तुम क्या निकाल सकते हो? कोरिलेशन। डिमांड और सप्लाई क्या मिलाकर निकाल सकते हो? कोरिलेशन। क्या होता है कोरिलेशन? कोरिलेशन का मतलब बड़ा सिंपल है सर, अगर एक डेटा के चेंज होने से दूसरा डेटा चेंज हो रहा है तो दोनों के बीच में कोरिलेशन है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड आपको जानने की बहुत जरूरत है, और वो बैकग्राउंड ये है सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, यूनिवेरिएट डेटा एंड बाइवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट डेटा में वन वेरिएबल एट अ टाइम, बाइवेरिएट डेटा मतलब टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, और क्योंकि दो दो वेरिएबल एक साथ होंगे तो उनके बीच का कुछ मेजरमेंट आएगा, दैट इज इन द बाइवेरिएट डेटा। करेक्ट है सर? उसके बाद अगर मैं अगला चलूं सर, बाइवेरिएट डेटा, तो अगर तुम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हो जो कि यूनिवेरिएट से नहीं बाइवेरिएट डेटा से बन रही है, तो इट इज कॉल्ड एज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड सर। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है सर? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। देखो दोनों वेरिएबल एक साथ लिए जाते हैं क्योंकि दोनों के बीच में लिंकेज भी है। एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर और सेल्स कितनी अचीव कर पा रहे हो तुम, ये दोनों के बीच में भी बड़ा लिंकेज है सर। डिमांड एंड प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, ऑल दीज थिंग्स सर। ये देखो आपके सामने डेटा रखा हुआ है, बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा में जो डेटा होता है वो पेयर्स में कलेक्ट होता है, पेयर्स में। ये देखो पेयर है, पेयर है, पेयर है, स्टेट्स के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, ऑल द 50 स्टूडेंट्स के। इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में दिखाने जाऊं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल, एक ये वाला और एक ये वाला। ये स्टेट्स का क्लास इंटरवल हो गया और ये मैथ्स का क्लास इंटरवल हो गया। जो भी बच्चे जिनका 0 से 4 और 4 से 8 ऐसे इसके बीच में आ रहा है, तो उस हिसाब से तुमको फ्रीक्वेंसी डालनी है टैली मार्क्स का यूज करके। टैली मार्क्स में तुमको याद है 4 के बाद जब हम स्लैश लगाते हैं तो उसको 5 बोलते हैं, स्लैश के बाद फिर अगर एक आ गया तो 6 बोल देते हैं, इसको टैली मार्क्स बोलते हैं सर। बहुत सिंपल सी बात थी। बाइवेरिएट डेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। थ्योरी क्वेश्चन कहां पर आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहां पर आता है? वो आता है सर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर तुम्हें बाइवेरिएट डेटा में से सिर्फ मैथ्स के मार्क्स का एक टेबल बनाना है या फिर स्टेट्स के मार्क्स का सिर्फ टेबल बनाना है, इसका मतलब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आर पॉसिबल? ओनली टू सर। देन कम्स कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमसे ये बोलता है सर कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि चलो टेबल बनाओ मार्क्स ऑफ मैथ्स की, बट विद द कंडीशन दैट कि जिसके स्टेट्स में 8 से 12 आए हुए हों, मतलब किसी एक वेरिएबल का डेटा बनाना विद द कंडीशन ऑफ अदर वेरिएबल, विद द अदर वेरिएबल एज अ कंडीशन। तो ऐसे करके क्या होता है सर, हम अगर यहां पर काउंट करने जाएं तो हमारा एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब जितने क्लास इंटरवल तुम्हारे एक्स के हैं, जितने क्लास इंटरवल तुम्हारे वाई के हैं, दोनों का काउंट कर दो, बस दैट्स इट। सो नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तुम्हारा m + n, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ x एंड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ y। आई होप ये दो थ्योरी क्वेश्चन कोई भी बच्चा गलत करके नहीं आएगा। वेरी गुड सर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज कोरिलेशन एनालिसिस। इफ इन अ बाइवेरिएट डेटा, कोई भी बाइवेरिएट डेटा होगा तभी कोरिलेशन की बात होगी, अदरवाइज कोरिलेशन की बात ही नहीं होगी। तो कोई भी बाइवेरिएट डेटा में अगर एक वेरिएबल के चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है, आइदर डायरेक्टली और इनवर्सली, मतलब एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा भी इंक्रीज, या फिर एक इंक्रीज हो रहा तो दूसरा डिक्रीज, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इन एनी केस बोथ आर कॉल्ड एज कोरिलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अगर दोनों सेम दिशा में आगे जा रहे हैं, या तो दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, then it is called as negative correlation. I hope you know this. How to measure correlation? अब अगर बात करें सर how to measure correlation की, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमको मेजर करना क्या है। तो सबसे पहली बात होती है नेचर, पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरी बात होती है स्ट्रेंथ की कोरिलेशन हाई है या लो है, और तीसरी बात होती है सर वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कि कोरिलेशन का मेजरमेंट क्या है। तो क्या है सर, हमको तीनों चीज चाहिए। अब हमारे पास 4 मेथड्स हैं, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। चारों के अपने अपने यूज है, इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है। मैं तुमको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किसका क्या यूज है। सबसे पहले अगर मैं बात करने जाऊं तो पहले समझो यार, कोरिलेशन के अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है कर्वीलिनियर। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लीनियर है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लीनियर है, और कर्वीलिनियर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सर कर्वीलिनियर कहां है? कर्वीलिनियर हमको पता है लेकिन हम पढ़ते नहीं है। कर्वीलिनियर स्कैटर डायग्राम हमको निकाल सकता है। कर्वीलिनियर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारा कोरिलेशन इस टाइप का बन रहा है कि तुम्हारी y की वैल्यू x के स्क्वायर के बराबर है, तो जो स्कैटर डायग्राम होता है ना, वो दोनों को बताता है। लेकिन ये जो 3 मेथड्स है मेरी,
they only deal with which type of correlation? Sir, they only deal with the linear type of correlation. So that is our syllabus. लेकिन अगर मैं स्कैटर डायग्राम में जाऊं तो स्कैटर डायग्राम हमें दो चीजों में मदद करता है. पहली मदद करता है सर, वो हमको बता देता है कि नेचर क्या है. कैसे बताता है? वो ये बोलता है कि अगर आपका डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो रहा है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर आपका डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो रहा है मतलब नेगेटिव कोरिलेशन. दूसरी बात, इट इज सुटेबल फॉर नॉन लीनियर आल्सो, क्योंकि तुम डायग्राम्स को तो तुम कर्व फॉर्म में भी बना सकते हो, तो इट इज आल्सो सुटेबल फॉर नॉन लीनियर डायग्राम. अगली बात है सर, नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड. यहां पर वैल्यू नहीं मिलती, ये इसका ड्रॉबैक है. डायग्राम्स बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, ये भी इसका ड्रॉबैक है, बट कोई बात नहीं सर. अब जन्म होता है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का, जो हमको मदद करते हैं किस चीज को बताने में सर? जो हमको एक वैल्यू देते हैं और उस वैल्यू को हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो ये आ गए हमारे भाई कालू चाचा या कालीन भैया, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट काम करते हैं. देखो, ये बंदे का नाम है जिसने ये मेथड बनाई है, और ये मेथड का नाम है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, और ये उसके आउटपुट का नाम है. जो आंसर हमको मिलेगा ना, वो आउटपुट है, दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट. कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द आंसर. सर, इसका मतलब क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब है कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो तुमको नेचर भी बताती है, जो तुमको स्ट्रेंथ भी बताती है, और वैल्यू तो वो है ही. तो एक ही वैल्यू से तुम्हारे तीनों काम हो जाते हैं. तो क्या आप देखना चाहते हो कि इसकी वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? 3, 2, 1 ये रिवील हो गया. ये देखो सर, सबसे पहले अगर वैल्यू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, अगर वैल्यू +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर वैल्यू 0 है तो देयर इज नो कोरिलेशन, अगर वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो नेगेटिव कोरिलेशन, और 0 से +1 के बीच में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन. लेकिन जितना 1 के करीब जाओगे उतना हाई हो जाओगे, जितना -1 के करीब हो जाओगे हाई हो जाओगे, और जितना 0 के करीब होगे उतना लो कहलाओगे. आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है. एक बार इस डायग्राम के लिए भाई, एक बार इस डायग्राम के लिए एक तालियां तो हो ही जाए भाई, जबरदस्त तालियां हो जानी चाहिए. यस और नो? बिल्कुल सर. कितनी इंपॉर्टेंट चीज है यार ये, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरी बात ये है सर कि इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं? दुनिया में कोई भी चीज जो यूनिटलेस हो, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो, चाहे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो, हर यूनिटलेस वैल्यू के आगे नाम लगा दिया जाता है कोएफिशिएंट. ये लॉजिक हो गया नाम का. नेक्स्ट, अब चलते हैं सर फॉर्मूले में. फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो कोवेरियांस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. कोवेरियांस हमारे लिए नई चीज है, एसडी तो हम लोग ऑलरेडी जानते थे. सर कोवेरियांस क्या है? कोवेरियांस है आपस में वेरियांस. इसके पहले जब तुम वेरियांस निकालते थे तो खुद का वेरियांस निकालते थे, लेकिन कोवेरियांस है आपस का वेरियांस, है ना, दो लोगों के बीच का वेरियांस. तो जैसे तुम वहां पर करते थे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यहां पर एक्स माइनस एक्स बार को खुद से मल्टीप्लाई ना करके सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. दूसरी बात, जो तुम वो दूसरा वाला फॉर्मूला करते थे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो उसी शॉर्टकट फॉर्मूले को तुम यहां पर बोलोगे नहीं, एक्स का स्क्वायर नहीं, सिग्मा एक्स इंटू वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर नहीं, एक्स बार इंटू वाई बार. तो अगर तुम्हें वेरियांस का फॉर्मूला याद है ना, तो तुम कोवेरियांस का फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं. ये देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, राइट. चलिए सर आगे बढ़ता हूं मैं. स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है. सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और ये दो उसके ओरिजिनल फॉर्मूले, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन फिर भी सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इन फॉर्मूलेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें निकालना ज्यादा आसान हो जाता है. अच्छा, इसको एक पूरा बिग पिक्चर में देखो. बिग पिक्चर में कैसे देखोगे? द बेसिक फॉर्मूला इज कोवेरियांस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बट दिस कोवेरियांस इज done by this SD is done by this SD is done by this. तो तीन इंपॉर्टेंट मसाले हमको चाहिए इस डिस्क को कंप्लीट करने में. पहला मसाला है हमारा सिग्मा एक्स वाई, दूसरा मसाला है सिग्मा एक्स स्क्वायर, और तीसरा मसाला है सिग्मा वाई स्क्वायर. और ये तीनों मसाले तुमको बनाते बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं. यस और नो? कैलकुलेटर ही निकाल कर दे देता सर, हमको इनकी वैल्यू बिल्कुल आराम से दे देता सर, नो प्रॉब्लम. प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज बोलता हूं भाई अलर्ट हो जाओ. क्यों? क्योंकि थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी का होता है. नाउ The coefficient of correlation is a unit free measure. उसकी वैल्यू -1 से +1 तक लाई करती है. चेंज ऑफ ओरिजिन हो चाहे चेंज ऑफ स्केल हो, उसके ऊपर ओरिजिन का कोई इंपैक्ट नहीं होता. लेकिन अगर मैं स्केल की बात करूं तो वैल्यू का कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन वैल्यू की जो साइन है स्केल की, जो वैल्यू उसकी जो साइन है, साइन कि अगर दोनों के साइन सेम है तो नो चेंज, दोनों पॉजिटिव है नो चेंज, दोनों नेगेटिव है नो चेंज. लेकिन एक चेंज ऑफ स्केल पॉजिटिव है और दूसरा चेंज ऑफ स्केल अगर नेगेटिव है तो सिर्फ कोरिलेशन का साइन चेंज हो जाएगा. अब बच्चे यहां पर क्या कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि नेगेटिव हो जाएगा. मैंने बोला साइन चेंज हो जाएगा. मतलब मान लो तुम्हारा ओरिजिनल कोरिलेशन अगर +0.8 था तो चेंज होने के बाद वो -0 पॉइंट हो जाएगा. लेकिन मान लो ओरिजिनली वो -0.7 था तो वो +0.7 हो जाएगा. ऐसा नहीं नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. और अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगह में इसको पढ़ते हैं, एक वीडियो है सर जिसका नाम है
वन शॉट रिवीजन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये पूरा 40 मिनट्स के अंदर मैंने चारों टॉपिक के अंदर जहां जहां चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल आ रहा है पूरा करवाया हुआ है, और सीए लाइव डेली की जो लिंक पिन करके रखी है उसी में आपको वो मिलेगा। कल भी बहुत सारे बच्चों ने देखा और बहुत सारा कमेंट किया, मैंने देखा, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपके लिए वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा। चलिए सर, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पेयरमैन क्या करता है? देखो यार, कालू चाचा ने बोला वैल्यू दो, बढ़िया से वैल्यू निकाल कर तुमको दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे क्वालिटेटिव डेटा दोगे तो मैं कर नहीं पाऊंगा। सो एट्रीब्यूट वाले डेटा को पहले रैंकिंग में चेंज करना पड़ता है, और जैसी डेटा रैंकिंग के फॉर्म में आता है तो रैंकिंग का कोरिलेशन निकालने का मेजरमेंट हमको स्पेयरमैन ने दिया। स्पेयरमैन ने क्या बताया सर? अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या करो, दोनों की रैंक लिखो, उसका डिफरेंस निकालो जिसको बोलोगे डिफरेंस ऑफ रैंक, फिर उसका स्क्वायर निकालो दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर, और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो दैट इज 1 - 6 into सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1, दैट विल गिव यू द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। सर दूसरी बात ये आती है कि मान लो अगर इसी सवाल में मेरे पास टाई आ जाए, मतलब रैंक देते समय अगर मुझे दो लोगों के बीच में टाई हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो जब उनको तुम रैंक बांटोगे तो कैसी रैंक बांटोगे? सर उनको तुम एवरेज रैंक बांटोगे, पूरी पूरी रैंक नहीं बांटोगे, एवरेज रैंक बांटोगे। सो एवरेज रैंक टू बी गिवन टू द टाइड वैल्यूज। दूसरी बात, मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करोगे। मॉडिफाइड फॉर्मूला मतलब सर, मॉडिफाइड फॉर्मूले में तुम्हारे पास सारा फॉर्मूला सेम है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, सिर्फ ये जो सिग्मा डी स्क्वायर अकेला था ना, अब ये जोड़ी में आ चुका है, इसके साथ एक एडजस्टमेंट वैल्यू जुड़ चुकी है, और ये एडजस्टमेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12 समेशन। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एग्जांपल करवा दो, क्वेश्चन करवा दो। बेटा जी, सीए लाइव डेली की जो लिंक मैंने डाली हुई है, आप जाकर जिस टॉपिक को आपको डिटेल में करना है, बिल्कुल यही वाले नोट्स में क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। अभी के सेशन का पर्पस कुछ और है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, ठीक है बेटा जी? चलो, नाउ लिसन टू मी, टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये टी है क्या भैया? देखो यार, मान लो मल्टीपल टाइज हो रहे हैं, तो पहला टाई कितने लोगों के बीच में था? 2 लोगों के बीच में, तो टी की वैल्यू 2 ले ली। फिर अगला टाई मान लो 3 लोगों के बीच में था, तो 3 ले लिया। कुल मिला के जितने भी टाई हुए हैं, हर टाई की कितनी वैल्यू है उसको तुम बोलोगे टी की वैल्यू, और फिर टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12 का समेशन निकालोगे। अगर तुमने ये समेशन निकाल दिया, इसको यहां डाल दो, इसको यहां अगर जोड़ दो सिग्मा डी स्क्वायर के साथ, फिर उसके बाद जो कोरिलेशन आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, भैया स्पेयरमैन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब है ना, तीनों हम पढ़ चुके हैं, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन। अब हमको किसी ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है जो फटाफट हमको आंसर दे दे, और जिसका वैल्यू ज्यादा रिलायबल ना हो, थोड़ी कैजुअल मेथड चाहिए, जिसको हमने झटपट चाचा नाम दिया था, क्विक वाली मेथड। सो क्विक, सिंपल एंड कैजुअल। द फॉर्मूला इज 2c माइनस m अपॉन m, स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस और बाहर भी प्लस माइनस। मुझे एक बात बताइए, इसको प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले हम इतना वैल्यू निकालेंगे, अगर इतने वैल्यू का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे, अगर इतना हमारा नेगेटिव आ रहा तो दोनों को नेगेटिव लेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो गाइस? परफेक्ट है? यस, बस इसको याद रख लेना तुम। अच्छा सर, इसमें सी और एम का मतलब क्या होता है? देखो भाई, क्या करते हैं हम लोग, ऐसे हमारे पास ईयर्स का डेटा होता है, हम लोग यहाँ पर निकालते हैं क्या, प्लस और माइनस, तो हम ऐसे करते हैं dx dy। हम देखते हैं, देखो 25 से 28 हुआ, बढ़ गया, 28 से 30 हुआ, इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, ऐसे करके प्लस माइनस डाल देते हो। कॉन्करेंट का मतलब होता है कब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, कॉन्करेंट का मतलब होता है कब दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, मतलब दोनों ही नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव हो रहे हैं, दैट इज योर सी। तो नंबर ऑफ प्लस साइंस, मतलब माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है, तो जब तुम्हारा फाइनल में प्लस प्लस साइन आ रहा है दैट इज सी का वैल्यू। लेकिन अगर तुम्हें एम निकालना है तो एम का मतलब है n-1। क्यों? क्योंकि ये जो तुम प्लस और माइनस डाल रहे हो ना, ये भले तुम्हारे सारे ऑब्जर्वेशन है, लेकिन पहले वाले में तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं ना, इसलिए तुमको एक कम करना पड़ता है, हमको लेना पड़ता है नंबर ऑफ पेयर्स कंपेयर्ड। हमको ये नहीं लेना टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने, हमको लेना नंबर ऑफ पेयर्स कंपेयर्ड। तो जैसे हमने वो ले लिया सर, उसके बाद हम ये फॉर्मूले में डाल सकते हैं। आई होप सबको कोरिलेशन अच्छे से समझ में आ गया। गिव मी थम्स अप, फिर हम रिग्रेशन चालू करने जा रहे हैं। यस, 1000 थम्स अप राइट अवे। यस, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, कहीं भी नहीं जाना है, पूरा 1 घंटा तुम्हारे लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। चलिए सर, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में हमने देखा भाई, एक वैल्यू अगर तुम्हें दो वेरिएबल के बीच में एक प्रॉपर डेटा दिया हुआ, सैंपल डेटा, दोनों के बीच में एक ऐसा लिंकेज बनाओ कि अगर तुम्हें एक की वैल्यू दी हो तो तुम दूसरे की वैल्यू एस्टिमेट कर सको। कैसे एस्टिमेट करेंगे सर? उसके लिए हमको एस्टिमेशन की इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशंस बोलते हैं। अगर मेरा कोरिलेशन परफेक्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी सर। मान लो मेरा कोरिलेशन अगर परफेक्ट है तब तो क्या होता था, जो इक्वेशन ऑलरेडी दी गई है वही रिग्रेशन लाइन मान के दोनों तरफ से यूज कर लेंगे। लेकिन क्या रियल लाइफ में चीजें परफेक्ट होती हैं? क्या हमारी जिंदगी इतनी परफेक्ट होती है? बिल्कुल भी नहीं।
तो चीजें तो जनरली इम्परफेक्ट होती हैं। तो इम्परफेक्ट के केस में तुमको क्या करना है सर, इस वाली मेथड की मदद से दो तरीके का ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे चैप्टर के अंदर सर। पहला होता है y की वैल्यू निकालो अगर x की वैल्यू गिवन है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन द y इज गिवन। अच्छा, इसके लिए आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x यूज करना है, इसके लिए आपको रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y यूज करना है। इक्वेशन का फॉर्मेट होता है y माइनस y बार b yx x माइनस x बार। अच्छा, दोनों ही लाइन का स्लोप जो एक जैसा होता है, लेकिन स्लोप का वैल्यू अलग अलग होता है। दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे, लेकिन दोनों की स्लोप की वैल्यू अलग अलग होगी, और उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर मैं y on x की इक्वेशन बना रहा हूं, तो जो मेरे वो वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं मैं उनको मिनिमाइज करता हूं, लेकिन अगर मैं x on y की इक्वेशन बना रहा हूं, तो मैं मेरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मिनिमाइज करता हूं। रिमेंबर दिस थ्योरी पार्ट। यस सर, इसको बोलते हैं byx, इसको बोलते हैं bxy। दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x, दिस इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x on y। और ये पूरे काम जो तुम कर रहे हो, इक्वेशन बनाने का जो पूरा तुम ये प्रोसेस कर रहे हो, इसको कहा जाता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो, जब तुम्हारा लीनियर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी लीनियर इक्वेशन तुम्हें दी हुई है वो दोनों तरीके से यूज हो सकती है, लेकिन इसके लिए हम कोई काम कर ही नहीं रहे। बस थ्योरी के लिए याद होना चाहिए कि व्हेन द कोरिलेशन इज परफेक्ट, योर आइडेंटिकल, योर रिग्रेशन लाइंस आर आइडेंटिकल। बहुत बढ़िया सर। नाउ अब सर बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट निकलता कैसे है। तो सर रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको करना है कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले ये समझना पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या। अगर तुम y ऑन x निकाल रहे हो, मतलब x तुमको गिवन है और y तुमको निकालना है, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो बताओ इंडिपेंडेंट कौन हुआ। अगर y इज डिपेंडेंट ऑन x मतलब इंडिपेंडेंट हुआ x और डिपेंडेंट हो गया y। तो वही वाली बात है, जब तुम बी वाई एक्स निकालोगे तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट है एक्स, इसलिए तुम देखो एक्स का वेरिएंस ले रहे हो। जब तुम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकाल रहे हो तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट है वाई, इसलिए तुम वाई का वेरिएंस ले रहे हो। और न्यूमरेटर में तो कोवेरिएंस ही दिया हुआ, उसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला होता है सर, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, या फिर आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ये दोनों ही फॉर्मूले तुम्हारे लिए काम के हैं सर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ओरिजिनल रॉ डेटा दिया होता है तब हम ये यूज करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में कोरिलेशन बेस्ड डेटा दिया होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं। तो हमको दोनों फॉर्मूले काम आते हैं सर। ऐसे रॉ डेटा से तुम कैसे एस्टिमेट करते हो ये अपन ने बहुत अच्छे से सीखा था, अभी अपन नहीं कर पाएंगे इस चीज को। कभी कभी ऐसा रेडीमेड डेटा दिया होता है, जैसे कोरिलेशन भी दिया होता है, दूसरी चीजें भी दी होती, तो वो जो पहला टाइप का फॉर्मूला था ना, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, उसको यूज करते हैं। नाउ The following data relate to the expenditure and advertisement। यहां पर तुमको बताना है appropriate regression equation। appropriate का मतलब तुम्हें चेक करना है कौन किस पर डिपेंडेंट है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या expenditure on advertisement is dependent on sale? No sir, sales is dependent on advertisement of expenditure। तो अगर मैं sales को y मानता हूं और expenditure को x मानता हूं तो y on x की इक्वेशन बनेगी, that will be my regression equation। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात आती है प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन का कोई इंपैक्ट नहीं है, और अगर मैं स्केल में बात करूं तो स्केल में दोनों चीजों का इंपैक्ट है, वैल्यू का भी इंपैक्ट है और साइन का भी इंपैक्ट है। कैसे इंपैक्ट निकालेंगे सर? अगर तुमको बी वी यू निकालना है, देखो एक्स और वाई बनता है यू और वी, तो बी एक्स वाई से बनेगा बी वी यू बी यूवी। तो बी यूवी निकालना है तो बी एक्स वाई रखोगे और स्केल ऑफ एक्स को ऊपर, स्केल ऑफ वाई को नीचे। उसी का उल्टा कर दो, जब तुम बी वी यू निकाल रहे हो, जब तुम बी वी यू निकाल रहे हो तो बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, वाई ऊपर एक्स नीचे। ये फॉर्मूला कहीं भी बुक में नहीं दिया हुआ है, और अगर तुम बुक का फॉर्मूला पढ़कर गए तो तुम पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये फॉर्मूले से तुम कभी कंफ्यूज नहीं होते रिग्रेशन एनालिसिस में। यस और नो? परफेक्ट है सर। इसकी भी अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है तो मैंने वही बोला, सीए लाइव डेली में एक डेडिकेटेड सेशन है ओरिजिन और स्केल का, वहां पर मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ये एग्जांपल्स थे, हमने कर लिए थे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला है सर इंटरसेक्शन। अगर तुम दो रिग्रेशन लाइंस को काटते हो, देखो कैसी होती है रिग्रेशन लाइन। तुम्हारी रिग्रेशन लाइन इस तरीके से दिखती है। मान लो ये तुम्हारा एक्स और वाई है, तो एक रिग्रेशन लाइन ऐसी होगी तो दूसरी रिग्रेशन लाइन ऐसी होगी। मैंने बोला था अगर अपवर्ड है तो दोनों अपवर्ड होंगे, अगर डाउनवर्ड है तो दोनों डाउनवर्ड होंगे। मान लो ये भी डाउनवर्ड है तो ये भी डाउनवर्ड होगा, लेकिन दोनों के स्लोप में थोड़ा थोड़ा अंतर है ना, इसलिए दोनों जाकर इंटरसेक्ट हो जाती है आपस में। अब क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां से अगर मैं बात करूं और यहां से अगर मैं बात करूं, दैट पॉइंट विल बी बेसिकली एक्स बार कॉमा वाई बार। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन बोल दे कि ये रहा रिग्रेशन इक्वेशन पहला, ये रहा रिग्रेशन इक्वेशन दूसरा, चलो दोनों का मीन निकालो, तो तुम सिंपली क्या कर देना, दोनों को सॉल्व कर देना एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यू विल गेट द आंसर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सर जो हमको बहुत मदद देती है, दैट इज कोरिलेशन की वैल्यू भी निकल सकती है रिग्रेशन की मदद से। द रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। लेकिन एक चीज आप जिंदगी में कभी ना भूलेंगे, और वो ये है सर, क्योंकि तीनों के फॉर्मूले कोवेरिएंस पर डिपेंडेंट हैं, तो तीनों का साइन हमेशा सेम होता है। जो साइन बी वाई एक्स का होगा वही बी एक्स वाई का होगा, वही आर एक्स वाई का होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें जिंदगी में ऐसा मिल जाए भाई
जहां पर डी वाई एक्स और बी एक्स वाई का अलग साइन दिख रहा हो वहीं रोक देना अपनी कलम को, वहीं रोक देना सर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ये पेपर में बहुत रेलेवेंट है। आते सिंगल सिंगल हैं, ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन आएगा। जैसे अरिथमेटिक मीन, ये तो हमने सीख लिया, लेकिन दूसरा आता है सर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अगर कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कि देखो ये रही 2 इक्वेशन, बताओ कौन सी वाई ऑन एक्स की, कौन सी एक्स ऑन वाई की, तो पहला स्टेप होता है कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मूड है वैसे मान लो, तुम कुछ भी अज्यूम कर लो। अज्यूम करने के बाद उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डालो, जिसको तुमने एक्स ऑन वाई माना है उसको एक्स के फॉर्म में लिखो, जिसको तुमने वाई ऑन एक्स माना है उसको वाई इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखो। दोनों तुमको दोनों से बी वाई एक्स और बी एक्स वाई मिलेगा। जब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई मिलेगा, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना, और अगर दोनों का ज्योमेट्रिक मीन तुम्हारा 1 के अंदर आया है तो तुम्हारा अजम्पशन करेक्ट है। अगर 1 के ऊपर आ रहा है मतलब अजम्पशन को पलटा देना, लेकिन अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल जाती है, वहीं रोक देना अपने आप को, क्वेश्चन गलत, देयर इज नो रिग्रेशन इक्वेशन, ऐसा बोलकर आगे बढ़ जाना। मिसलेनियस टॉपिक में पहला टॉपिक ये आता है कि देखो भाई, जब भी हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं चाहे रिग्रेशन निकाल रहे हैं, तो कोरिलेशन निकालते समय हम सैंपल का कोरिलेशन निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन का नहीं निकाल रहे हैं। हमेशा सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है, और उसी गैप को हम बोलते हैं प्रोबेबल एरर। उस प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। और सर आप ध्यान रखिएगा, जितना जितना सैंपल का साइज बड़ा होता जाएगा उतना उतना एरर कम होता जाएगा, क्योंकि जितना जितना सैंपल बड़ा होगा वो पॉपुलेशन के करीब पहुंचेगा, तो पॉपुलेशन से पास पहुंचता जाएगा। ये रिलेशनशिप हमेशा याद रखना। दूसरी बात ये सर, ये प्रोबेबल एरर हमको एक चीज और निकाल कर देता है, लिमिट ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जो भी तुम्हारा सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है उसमें प्लस और माइनस कर देना पी। अपन बोलते हैं ना मोटा मोटी ऊपर नीचे कितना हो रहा है, मोटा मोटी, वही मोटा मोटी निकलता है इससे। दूसरी बात है सर यूज, इसका यूज इसलिए भी है सर क्योंकि तुम ना ये बता पाते हो कि तुम्हारी आर की वैल्यू कितनी सर्टेन है। अगर तुम्हारा प्रोबेबल एरर बहुत ज्यादा आ रहा है मतलब तुम्हारा आर नॉनसेंस है, तो वो कैसे चेक करते हैं सर, अगर आर की वैल्यू ही पी से छोटी है तब तो बोल दो देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ पी से बड़ी आ रही है तब तुम बोलोगे हाँ द कोरिलेशन इज सर्टेन। लेकिन अगर आर की वैल्यू की मैं बात करूं कि अगर वो तुम्हारी पी से तो बड़ी है लेकिन 6 टाइम्स से छोटी है, तो तुम बोलोगे फिर वो बहुत सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। बस ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है जो आज तक पेपर में नहीं आई, लेकिन फिर भी हमने ये बात तो जरूर बोलूंगा, प्लस में हमने इस वाले पॉइंट को भी डेप्थ में पढ़ा है। सही बता रहा हूं मैं, प्लस की क्लास में इस वाले पॉइंट को भी डेप्थ में पढ़ा है, और रिवीजन में भी मैंने पढ़ाया है, थोड़ा सा कम पढ़ा है क्योंकि पेपर में नहीं आता। ठीक है, फिर आता है सर अगला रिव्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो रिव्यू ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की बात आती है सर, तो बेस्ट मेजर होता है कार्ल पियर्सन। दूसरी बात आती है लिमिटेशन। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट हमेशा बहुत अच्छा है, लेकिन वो कर्वीलिनियर में हमारे काम नहीं करता। अब आता है सर एक एनालिटिकल पॉइंट। एनालिटिकल पॉइंट ये बोलता है तुमको कि मान लो एक्स, तो पक्के से उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 आएगा। लेकिन अगर उसका वैल्यू 0 आ रहा है डज नॉट ऑलवेज मीन कि उसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं। फिर से सुनना मेरी बात, फिर से सुनना मेरी बात। अगर आर एक्स एक्स और वाई के बीच में कोई संबंध नहीं है तो पक्का कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 है। लेकिन अगर आर एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो उसका उल्टा ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जब कर्वीलिनियर कोरिलेशन भी होता है ना, तब तब भी तुम्हारा कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 आता है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो अगर कर्वीलिनियर संबंध है तो भी 0 आंसर आ सकता है, नो संबंध तो भी आंसर 0 आ सकता है। तो 0 आना इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस कि देयर इज नो कोरिलेशन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही? गिव मी थम्स अप। थोड़ा हाई लेवल है, इस पर भी आज तक सवाल नहीं आया हुआ है, लेकिन कभी आएगा तो हमको बन जाएगा। स्पूरियस कोरिलेशन क्या होता है? स्पूरियस का मतलब नॉनसेंस दया। स्पूरियस मतलब सर एक्स और वाई को देख के तुमने अपने मन से कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल दिया और वैल्यू भी आ रही है, लेकिन बाद में तुमने देखा अरे भाई इसके बीच में कोई होता है क्या, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। तो सेंस भी निकलना चाहिए। करेक्ट है सर। फिर आता है रिव्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट में सर अगला पॉइंट आता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अगर तुमको ये चेक करना है कि तुम्हारा कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना एक्स में वाई की वजह से, कितना वाई में एक्स की वजह से, और कितना अदर फैक्टर्स की वजह से है, तो तुम आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर की मदद से ये चीज निकाल सकते हो। इसका इंटरप्रिटेशन तुम आराम से यहां पर देख सकते हो। मान लो तुम्हारी एक्स है डिमांड और वाई है प्राइस, और कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है 0.8, तुम निकालो आर स्क्वायर 0.64। 0.64 तुम्हें बोल रहा है 64%, मतलब 64% इन चेंज इन वाई इज ड्यू टू एक्स and remaining 36% is due to the other factor, that is 1 minus r square 34%। इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है, डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड, अकाउंटेड वेरिएंस, अनअकाउंटेड वेरिएंस। तीनों का मतलब सेम ही, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब आ चुके हैं सर हम लोग प्रोबेबिलिटी। तो मैं पानी पी लेता हूं, तुम भी पानी पी लो, और उसके बाद हम लोग एकदम ओपी तरीके से प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे। उसके पहले थम्स अप चाहिए मुझे 1000। सुपर भाई, मजा आ गया, ओपी मजा आ रहा है। 34 मिनट्स के अंदर हमने कोरिलेशन रेग्रेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है।
इंट्रोडक्शन बेसिक टर्म की अगर मैं बात करूं भैया, जुआ, गैम्बल, इन सब से प्रोबेबिलिटी का जन्म हुआ था। प्रोबेबिलिटी बिलोंग तो करती थी पहले मैथ्स से, ओरिजिन उसका मैथ्स में था, लेकिन नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो गैम्बलर्स, जो आपके मैथमेटिशियंस थे, वो गैम्बलिंग में फंस गए थे और अपने चांस बढ़ाना चाहते थे, गलत दिशा में निकल चुके थे, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी का इन्वेंशन कर दिया। 300 साल पुरानी बात है ये, है ना? ठीक है सर, ये बात हमने कर ली थी। धंधा करो तो बड़ा करो नडेला भाई, वरना मत करो। तो नडेला भाई बोलते हैं कि मैं कैलकुलेशन करके बिजनेस के डिसीजन लेता हूं। मुकेश अंबानी बोलते हैं मैं दिल से डिसीजन लेता हूं, एकदम दिल से डिसीजन लेता हूं। अंदर से आवाज निकलती कि जियो लेकर आना है, देखो जियो लेकर आए, हिट हो गया। तुमको देते, तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते, एनालिसिस करते, कहते जियो तो चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। धंधा करो तो बड़ा करो, दिल से करो। इसको कहते हैं सर हम लोग अंदर वाला जजमेंट, अंदर वाली प्रोबेबिलिटी। लेकिन भाई हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन में, तो अंदर वाली बात हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। इसलिए दो तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है, एक होती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, एक होती है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मतलब दिल से निकली हुई प्रोबेबिलिटी। अरे अपना दिल बोलता है भाई अपन जीतेंगे, यहाँ पर लगा दे तू तो 5,000 रुपए, जीत जाएगा, यह सब्जेक्टिव। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, कि नहीं भैया अगर कॉइन फेंकोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो अगर रूल्स और मैथ्स बीच में आ गई तो ऑब्जेक्टिव। हम लोग कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, जल्दी बताओ सर? हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव वाली प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो तुम, अब मैं बताता हूं तुमको एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी ऐसा काम करना, कोई भी ऐसा काम करना जिससे कोई परफॉर्मेंस से रिजल्ट मिले तुम्हें। जैसे ये बढ़िया सा एक रूम है, इस रूम में तुमको यहाँ पर एक स्विच बोर्ड दिख रहा होगा। मैं स्विच बोर्ड में जूम करता हूं और आकर मैंने यहाँ प्रेस किया, और जैसे ही मैंने प्रेस किया तो भैया वहां पर लाइट बंद हो गई। ये क्या था? ये एक परफॉर्मेंस था जिससे कोई रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन सर ये ऐसा परफॉर्मेंस था जिससे मिलने वाला रिजल्ट जो है वो प्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल पक्का पता है तुमको क्या आने वाला है। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें तुम अगर परफॉर्म करो तो उससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो तुम्हें एकदम पक्के से नहीं पता। प्रिडिक्ट तो कर सकते हो तुम, लेकिन रैंडम, उसका आंसर रैंडम आने वाला है। जैसे अगर तुम लूडो खेलने बैठे और तुमने बोला पहली बार में मैं बाहर निकल जाऊंगा 6 लाकर, नहीं निकल पाओगे, कोई गारंटी थोड़ी है। तो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो रैंडम है। तो जब भी तुम्हारा रिजल्ट रैंडम होगा, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये देखो भैया सरफराज जी हमारे जो उबासी लेते हुए पाए जाते हैं करते हुए, वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्होंने भी बोला कि नहीं 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 मुझे तो सब बनता है, उन्होंने फेंका और हेड बोला। और देखो कोहली बोल रहे हैं ये बेवकूफ कहीं का, ऐसे हाथ अंदर जेब में रखा हुआ है, बोले ये बेवकूफ कहीं का, इसको लगता है कि 100% प्रोबेबिलिटी होती है। कोहली जीत गया टॉस, हालांकि कोहली जीतता नहीं है भाई। अगला इंपॉर्टेंट है सर, ये है ताश की गड्डी। ताश की गड्डी मान लो मैंने ऐसे बंद कर दी और तुमको बोला चलो एक रैंडमली निकालो, तो कुछ भी निकल सकता है, जादूगर थोड़ी हो भाई तुम, कुछ भी निकल सकता है ना। 1/52 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। चलो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ लिया सर। परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस रिजल्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड टू बी रैंडम इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज बाय चांस ओनली। एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, ड्राइंग अ कार्ड्स फ्रॉम अ पैक। क्या कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रहा है, मजा आ रहा है भाई। द रिजल्ट और द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एज इवेंट। इवेंट का मतलब वो शादी ब्याह वाला नहीं है भाई, बर्थडे बर्थडे वाला। यहाँ इवेंट का मतलब है रिजल्ट और आउटकम। वैसे तो रिजल्ट और आउटकम वर्ड भी ठीक है, लेकिन रिजल्ट और आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज इवेंट। ठीक है सर। इवेंट में दो तरीके से देखा जाता है। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट की बात करूं तो एक होता है सिंपल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। एक होता है कंपोजिट। मान लो तुमने दो कॉइन एक साथ फेंके तो हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, ये कंपोजिट इवेंट होगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे इवेंट जुड़ गए तुम्हारे। लेकिन सिंपल इवेंट क्या है सर? सिंपल इवेंट मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इवेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट ऑफ इवेंट, उसके अंदर आता था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्यों सर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अगर दो इवेंट साथ में कभी नहीं हो सकते, जैसे कॉइन फेंका तो हेड और टेल दोनों साथ में कभी ना होंगे, हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, साथ में कभी ना होंगे, दैट इज एक्सक्लूसिव। एक्सॉस्टिव का मतलब होता है सर इनमें से कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो पक्के से होगा, इसलिए इसका यूनियन तुम वन कर देते हो। और इक्वली लाइकली का मतलब होता है हर वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी या जिनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी वैल्यू आती है। एक्सक्लूसिव कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, एक का होना दूसरे का ना होना। ठीक है सर। एग्जॉस्टिव मतलब वन ऑफ देम मस्ट नेसेसरीली ऑकर। उसके बाद आता है इक्वली लाइकली, मतलब जिनकी सबकी प्रोबेबिलिटी एक बराबर है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन में जैसे ही हम लोग पहुंचे सर, तो हमने बोला इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रायर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि इवेंट बेस्ड होती है। देने वाले का नाम था बर्नौली एंड लैपलेस। उसने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए अगर आपको निकालना है, न्यूमरेटर में आपको लेना होगा नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था सर। एग्जांपल अभी कोई करने की जरूरत नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास। हाँ, क्लासिकल डेफिनेशन में कुछ प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहली कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर एग्जैक्टली 1 के बराबर है तो उसको तुम श्योर इवेंट बोलोगे, ये होकर रहेगा। अगर 0 है तो मतलब तुम बोलोगे इम्पॉसिबल इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए के ऊपर या तो वो तुम साइन लगा दो ऐसा बॉक्स वाला, सॉरी इन्वर्टेड लगा दो, या तो फिर ऊपर बार लगा दो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। पी ए बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए, पी ए डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में बहुत बार आता है, ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नॉट टोटल,
नंबर ऑफ अनफेवरेबल. सो दिस इज जस्ट अ रेशियो, दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी. कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मेरा ऑड्स इन फेवर का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा था, मुझे लगा गलत है. नहीं भैया, ऑड्स इन फेवर इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इट इज जस्ट अ रेशियो. ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है? ऑड्स अगेंस्ट होता है अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल. अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि टोटल इवेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर टोटल इवेंट्स का फॉर्मूला होता है फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल. तो तुम ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट और प्रोबेबिलिटी तीनों को एक साथ निकाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है. प्लेइंग कार्ड्स में हमने सर कुछ चीजें समझी थी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझी थी, 4 तरीके के सूट होते हैं. काला पान जिसको हम स्पेड बोलते हैं, लाल पान जिसको हम हर्ड बोलते हैं, डायमंड जिसको हम ईट बोलते हैं, और क्लब्स जिसको हम चीड़ी बोलते हैं, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है. फिर रैंक की अगर हम बात करें तो देयर आर 13 काइंड्स ऑफ रैंक. सबसे पहली रैंक है सर नंबर वाली 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद बचे तुम्हारे पास सर ए, के और क्यू और जे. यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं जे को भूल गया हूं, लेकिन मुझे पता तुम लोगों को पता है. उसको बोलते हैं जैक. जैक को हम शो करते हैं जे से, क्यू को क्वीन, और के से किंग, और ए से एस. ठीक है सर. और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 को हटा दूं, टोटल मिलाकर 13. तो टोटल पत्ते हो जाते 13 4 जा 52. बहुत बढ़िया सर. लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. सर लिमिटेशन इसकी ये है कि ये सिर्फ फाइनाइट और इक्वली लाइकली वाले केसेस में ही काम आता है. जब तुम कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा बढ़ाते हो तो तुम्हें सेट की मदद लगती है, तो वो यहां पर काम नहीं हो पाएगा वाला. इसलिए फिर हम अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन. जब जब प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन आता है तब ये याद रखना कब कॉम्बिनेशन लगाना है, कब नहीं लगाना है. अगर तुमसे बोल रहा है कि जो भी चीज तुम ड्रॉ कर रहे हो, जो भी तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, इट इज फॉर मोर देन वन वैल्यू, then you apply combination, otherwise no combination. ठीक है सर. So if one of the object is to be selected at random, no need to use combination. If more than one object is to be selected, then use combination to both favorable unfavorable. ठीक है. एग्जाम्पल अभी नहीं कर पाएंगे सर, आगे बढ़ते हैं फटाफट. ओ भाई. स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि दिखने में टफ है लेकिन है बहुत इजी सर. स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन क्या बोलती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो तुम कल चैप्टर नंबर 14 में पढ़ते थे, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी. बोला प्रोबेबिलिटी भी तो वही है, फेवरेबल अपॉन टोटल. तो बोल रहा है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी. लेकिन बोल रहा है ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब ये तुम चीज इनफाइनाइट टाइम तक अटेम्प्ट करते हो, इसलिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. रियलिटी में देखो तो इससे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है सर. कुछ भी नहीं होता, वो क्लास इंटरवल दिया होता है, इसको जोड़ दो. टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी. सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी के पहले हमको सेट की कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए. सैंपल स्पेस, जो कि यूनिवर्सल सेट होता है सेट में, यहां पर सैंपल स्पेस कहलाता है. यहां पर क्या होता है, तुम्हारे जितने भी पॉसिबल इवेंट है उसका एक सेट बना देते हो तुम. दूसरा होता है सैंपल पॉइंट. जिस वर्ड को हम एलिमेंट बोलते हैं सेट के अंदर, इसको यहां पर सैंपल पॉइंट बोलते हैं. तो ईच इवेंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज टर्म्ड एज सैंपल पॉइंट. इवेंट सेट है जहां, जैसे वहां पर नॉर्मल एक सर्कुलर सेट होता है ए, यहां पर हम बोलते हैं इवेंट सेट ए. जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है उसको बोलते हैं इवेंट सेट. इवेंट ए इज व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन फॉर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन. इट इज डिफाइंड एज अ नॉन एम्प्टी सेट, सबसेट ऑफ सेट एस. सैंपल स्पेस के अंदर ही होगा ना, कंटेनिंग ऑल द फेवरेबल सैंपल पॉइंट. तो फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी बिल्कुल वही है, लेकिन दिखाने का तरीका बदल गया. अब तुम फेवरेबल की जगह लिख रहे हो इवेंट सेट में पाए जाने वाले सैंपल पॉइंट Na डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल पॉइंट पाए जाने वाले Ns. तो Na अपॉन Ns विल बिकम योर न्यू प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला. बहुत बढ़िया सर. ये देखो ऐसे दिखता है सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट. ये तुम्हारे सैंपल पॉइंट हो गए ग्रे वाले, ये तुम्हारा इवेंट सेट हो गया. तो यहां पर तुम खुद ही बता सकते हो. बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6. टोटल तुम्हारे सैंपल पॉइंट है 6, ये हो गया 2, तो 2/6. आई होप आप समझ गए. बहुत बढ़िया सर. तो 1 मिनट रुकना भाइयों और बहनों, 1 मिनट रुकना बस. हाँ चलिए. तो अब आता है सर अगला फॉर्मूला हमारे पास, और अगला फॉर्मूला है वो ये बोलता है सर व्हाई सेट इज इंट्रोड्यूस्ड. तो सेट को लाए क्यों भैया? पिक्चर में बढ़िया तो था सब कुछ, क्या लाने की जरूरत थी? सर कैलकुलेशंस आर सेम एज क्लासिकल, सॉल्यूशन इज आल्सो सेम, देन व्हाट इज द नीड ऑफ सेट? टू यूज द कांसेप्ट ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन. ऑपरेशंस करने के लिए लेकर आया हूं मैं. टू यूज द सेट फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन. कौन सा सेट फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला भैया. NA union B is equals to NA plus NB minus NA intersection B. NA union B union C is equals to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NA intersection C plus NA intersection B intersection C. ये फॉर्मूले में बस तुम N को हटा के PP लगा दोगे तो तुम्हारा काम बढ़िया से हो जाएगा. एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी तुमको ये बताता है सर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडिशन थ्योरम फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर तुम्हारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन 0, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है साथ में होने की प्रोबेबिलिटी. तो साथ में होने की प्रोबेबिलिटी को मैंने गायब कर दिया. तो एडिशन थ्योरम 1 बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू PA प्लस PB. इसको सर हम लोग PA प्लस B भी बोल सकते हैं. ए और वर्ड यूनियन के लिए यूज होता है तुम्हारा. ठीक है. अगला एडिशन थ्योरम 2 बोलता है कि अगर तुम्हारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं और 2 से ज्यादा हैं तो क्या करूं? सिंपल एडिशन करते जाओ, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD. कोई दिक्कत की बात नहीं. फिर आता है असली फॉर्मूला, जो कि बिल्कुल हमारे सेट वाले फॉर्मूले से एप्लीकेबल है. जो हमने पिछले थ्योरम पढ़े वो
कंडीशनल थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, लेकिन ये जनरल है फॉर एनी इवेंट्स। इनफैक्ट अगर मैं सही बात बताऊं तो एडिशन थ्योरम 1 तुम्हारा एडिशन थ्योरम 3 से ही बना हुआ है, यस और नो। फिर आता सर ये वाला फॉर्मूला, ये हो गया एडिशन थ्योरम 4। तो सेट के फॉर्मूले बस यहां कर नाम बदल दिया इन लोगों ने, ठीक है सर। अगला कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। अगर तुम्हें ओनली ए या ओनली बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो फिर क्या करना होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी हो जाता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी। इसको एक और तरीके से दिखाया जा सकता है, सिर्फ ए का होना और बी का ना होना। तो देखो सिर्फ ए का होना इंटरसेक्शन बी का नहीं होना, कॉम्प्लीमेंट्री। ए का नहीं होना सिर्फ बी का होना, दैट इज ऑल्सो ओके सर, ठीक है ना, परफेक्ट सर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये रहा आपके सामने सर, अगला कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे क्या बोलता है, देखो भाई दो तरीके के इवेंट होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। अगर एक इवेंट के परफॉर्म हो जाने से दूसरे इवेंट में कोई असर आ रहा है देन दे आर डिपेंडेंट, और अगर दोनों में कोई असर नहीं आ रहा दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिर्फ तब पिक्चर में आती है व्हेन देयर इज अ कंडीशनल थिंग, मतलब देयर इज अ डिपेंडेंसी बिटवीन टू इवेंट। जैसे देखो बॉक्स 1 से तुमने यहां पर कोई बॉल निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ पर्पल बॉल इज बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां से बॉल अगर तुमने यहां डाल दी तो ये एक्सपेरिमेंट होने से ये वाले एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी अब बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहले इसमें टोटल इवेंट्स तुम्हारे 3 हुआ करते थे, अब यहां से एक बॉल आएगी तो वो 4 हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये वाला जो इवेंट है ना, ये इस वाले इवेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, सिंपल सी बात है, तब कंडीशन आता है। जैसे विराट और रोहित दोनों बैटिंग कर रहे हैं, जब दोनों बैटिंग कर रहे हैं भाई, तो एक ने सेंचुरी बना ली और ओवर बहुत सारे बचे हुए हैं, तो क्या दूसरा वाला सेंचुरी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है सर, क्यों नहीं बना सकता? तो यहां पर कोई भी कंडीशनल चीजें नहीं है दोनों के बीच में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी ए। तो जो भी चीज तुम्हारी ऑलरेडी अकर्ड है, जैसे तुम बी ऑब्लिक ए बोल रहे हो ना, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोइंग दैट ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो यहां पर ऐसी बात होगी सर कि अगर a ऑलरेडी अकर्ड है तो उसको डिनोमिनेटर में लोगे, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो पी ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया बात है सर। अगला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए ऑब्लिक बी। अच्छा, इसमें ये चीज ध्यान रखना, ये वो इवेंट है जिसकी तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, और ये वो इवेंट है जो ऑलरेडी अकर हो चुका है। बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो तुम इस चीज को, ठीक है। नाउ ए ऑब्लिक बी में उसको उल्टा कर दो, ए इंटरसेक्शन बी तो रहेगा लेकिन बी नीचे आ जाएगा, बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया सर। अब देखो इसी फॉर्मूले की मदद से हमने कंपाउंड थ्योरम बनाया। कंपाउंड थ्योरम ने क्या बोला, अगर तुमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो किसी भी एक इवेंट की अनकंडीशनल ले लो और दूसरी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले लो, या फिर पहले वाले की अनकंडीशनल ले लो, दूसरे की कंडीशनल ले लो, जो कि मैं ऐसे दिखा सकता हूं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स टुगेदर इज इक्वल्स टू अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट। यस सर, बहुत बढ़िया, सुपर। नाउ अब देखो आगे बढ़ते हैं सर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अरे यार लोड क्यों नहीं हो रहा, ये भी थक गया भैया 300 पेजेस देख के। कंपाउंड थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट, जो तुमने अभी कंपाउंड थ्योरम पढ़ा ना, वो डिपेंडेंट इवेंट के लिए। अब इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या काम करता? तो उसने बोला देखो भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट एक ऐसी चीज होती है, हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट एक ऐसी चीज होती है जहां पर अनकंडीशनल बोलो चाहे कंडीशनल बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मैंने बोला पर अगर मेरा जो नॉर्मल फॉर्मूला है पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए, उसमें बी ऑब्लिक ए को अगर मैं बी लिख देता हूं तो मेरा फॉर्मूला ये बन जाएगा। मतलब इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी सिंपल प्रोडक्ट ऑफ बोथ द इवेंट, एंड आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो ये चीज जीरो हो जाती है, दिस इज इंडिपेंडेंट। ओके, कंफ्यूज मत होना भाई। अब जब हम इंडिपेंडेंट की बात ही कर रहे हैं तो भाई एक बात समझो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब ए का होना और बी का होना आपस में कोई लिंकेज नहीं है, तो ए का होना और बी का नहीं होना उनके बीच में भी कोई लिंकेज नहीं है, ए का नहीं होना और बी का होना इसके बीच में भी कोई लिंकेज नहीं है, और दोनों का नहीं होना इसके बीच में भी कोई लिंकेज नहीं है। बिल्कुल बढ़िया बात है सर। नाउ कंपाउंड थ्योरम में सर अब हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी हो तो भी ये एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास, हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर टू थ्री इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट, तो तुमने बोला था 4 कंडीशंस। ये थ्योरी क्वेश्चन है ना हमारा, यही है वो 4 कंडीशंस, ठीक है, कि ए और बी भी तुम्हारा इंटरसेक्शन होना चाहिए, ए और सी भी होना चाहिए इंडिपेंडेंट, बी और सी भी होना चाहिए, और तीनों भी आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तब ये तुम्हारी कंडीशन पूरी होती है। फिर आता है डी मॉर्गन लॉ। सर हमको डी मॉर्गन लॉ बहुत मदद करता है, क्यों? क्योंकि अगर हम ये वाला फॉर्मूला पूरा लगाने जाएंगे तो कितना बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन ये हमको एक शॉर्टकट बताता है। ये हमको क्या बोलता है, एक काम करो ना यार, तुम एक काम करो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये डी मॉर्गन लॉ लगा दो 1 माइनस करके। मैंने बोला ठीक है, ये भी सही है, लेकिन क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो जो भी क्वेश्चन में तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी दी है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी निकाल के सिंपल तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम चाहे ऐसे करोगे चाहे एडिशन थ्योरम 4 से करोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो कोई बेवकूफी होगा जो ऐसे ना करेगा भाई, बिल्कुल ऐसे करना है अपन को। यस और नो? बढ़िया सर।
स्पेशल वर्ड प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम तो हमको करनी नहीं, मिसलेनियस क्वेश्चन ये भी हमको करने नहीं है। मैं सीधे चलता हूँ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है सर? अगर तुम्हारे सैंपल स्पेस में कोई भी तुमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, मेरी बात फिर से सुनिएगा, अगर तुमने तुम्हारे सैंपल स्पेस में कोई भी रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया, मतलब सर कोई भी ऐसी वैल्यू जो अपनी बदलती है, चेंज, जैसे कि 3 बार तुमने कॉइन फेंका तो नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड बिकम्स योर रैंडम वेरिएबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। हम यहाँ पर तो डिस्क्रीट के बारे में पढ़ेंगे, कंटीन्यूअस के बारे में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस हो गया तुम्हारा, ठीक है सर। उसके बाद अगली बात आती है सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो हमको आंसर दे दे प्रोबेबिलिटी का, ये सारी चीजें हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ने वाले। यहाँ पर सिर्फ हम एक चीज पढ़ते हैं सर कि कोई भी ऐसा टेबल जिसमें एक तरफ वेरिएबल हो और सामने की तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी हो, उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जहां पर वैल्यू के सामने फ्रीक्वेंसी नहीं, वैल्यू के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब मीन निकालना है। तो ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी एक्स। सिग्मा ऑफ पी एक्स के नीचे आपने सिग्मा ऑफ पी क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि सिग्मा ऑफ पी तो 1 होता है। जैसे तुम जब मीन पढ़ते थे तो तुम सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ लिखते थे ना, यहाँ पर सिग्मा ऑफ पी एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ पी क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि सिग्मा पी इज ऑल्सो 1, ऑलवेज 1, ठीक है सर। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं म्यू बोल दो, चाहे ई एक्स बोल दो, चाहे सिग्मा पी एक्स बोल दो, सबका मतलब एक है। अच्छा, जब जब हम मीन पढ़ते हैं तो जब हम सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन में होते हैं तो मीन को हम एक्स बार लिखते हैं, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं तो मीन को हम म्यू लिखते हैं, म्यू 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 म्यू, ठीक है, बिल्ली वाला म्यू। चलो, तो वेरियांस, वेरियांस का फॉर्मूला होता है सर सिग्मा स्क्वायर, मतलब x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। यहां पर भी वही बात है, डिनोमिनेटर में कोई चीज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सिग्मा पी की वैल्यू 1 होती है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, वही वही दोनों फॉर्मूले जो हमने वहां पढ़े थे, लेकिन नीचे नीचे की चीज गायब हो गई बस। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं सर। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू, तुम रैंडम वेरिएबल कांस्टेंट है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी, x प्लस वाई दिस प्लस दिस, और ये k इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। इसके साथ हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, और अब मैं एक वाटर ब्रेक ले लेता हूँ 10 सेकंड्स का, और आप लोग भी तैयार हो जाइए और एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए 1000 अगर आपका जोश आई है, ठीक है सर। बढ़िया, क्या ओपी रिवीजन हो रहा है सर, मजा आ गया। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने 3 टाइप की पढ़ी थी, क्लासिकल, सेट बेस्ड और एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक को हम ज्यादा इज्जत से नहीं पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्यों? क्योंकि उसके बारे में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी बात करनी थी। तो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ये बोलती है कि भैया प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तुम एक तो रेशियो भी निकाल सकते हो, लेकिन अब तुम बड़े हो गए तो तुम फंक्शन का यूज करो, क्योंकि फंक्शन पिक्चर में आ रहा है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन से निकलती है उसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और यही फंक्शंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 3 तरीके से सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। पहला होता है जब अगर तुम्हारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर तुम्हारा रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है सर। पीडीएफ और पीएमएफ हम लोग याद रखे थे इस चीज को। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ तब अप्लाई होता है जब तुम्हारे पास बर्नौली ट्रायल है। बर्नौली ट्रायल क्या कहलाते हैं? हर ट्रायल के कोई 2 इवेंट होते हैं, एक तो सक्सेस और एक फेलियर। ट्रायल सारे इंडिपेंडेंट होते हैं और ये सब कुछ सेम रहता है अक्रॉस द एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ ट्रायल इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फॉर्मूला तुमको याद रखना है NCX p की पावर x q की पावर n minus x. X follows binomial distribution. There are 2 parameters n comma p. So this is called as biparametric distribution. You remember this, right? Biparametric distribution. अगली बात आती है सर फॉर्मूले की, तो मीन होता है n into p, वेरियंस होता है npq. वेरियंस इज ऑलवेज लेस देन मीन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस इज n/4. मोड की अगर मैं बात करूं तो n+1 into p, और अगर मैं बात करूं कि ये इंटीजर आ रहा है या नॉन इंटीजर, अगर नॉन इंटीजर आ रहा है तो देयर विल बी 1 मोड, अगर इंटीजर आ रहा है तो देयर विल बी 2 मोड। अगर नॉन इंटीजर आ रहा है तो लार्जेस्ट वैल्यू कंटेंट इन द इंटीजर, और अगर इंटीजर आ रहा है तो एक इंटीजर खुद और एक उसके पीछे वाली वैल्यू, देयर विल बी 2 मोड्स, यस और नो। एडिटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर तुम्हारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों बायनोमियल को फॉलो करते हैं, दोनों का मीन सेम है, सिर्फ दोनों के n1 और n2 में फर्क है, तो दोनों को जोड़ सकते हो तुम, बिल्कुल जोड़ सकते हैं सर। नाउ ये हो गया तुम्हारा बायनोमियल। बायनोमियल के बाद चलते हैं अपन लोग सर पॉइजन के अंदर। सो पॉइजन के अंदर हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सर? पॉइजन तब तुम्हारा अप्लाई होता है जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, p की वैल्यू बहुत कम होती है। पहले पैरामीटर वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। पैरामीटर इज अ यूजफुल कंपोनेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर यूज्ड टू डिफाइन अ पॉपुलेशन। तो जैसे तुम बोलते हो कि यार इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 40, इसका मतलब तुम पॉपुलेशन का मीन यूज कर रहे हो, पॉपुलेशन का पैरामीटर है वो। पैरामीटर मतलब उस पूरे डेटा की पहचान, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। बढ़िया सर। नाउ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। पॉइजन बोलता है सर मैं एक यूनिपैरामेट्रिक डिस्क्रीट वाला हूं, तो मैं भी डिस्क्रीट पर अप्लाई होऊंगा बायनोमियल की तरह, लेकिन मैं बायनोमियल का छोटा भाई हूं। बायनोमियल जो है वो हमेशा अप्लाई होता है, पॉइजन अप्लाई होता है जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो, p की वैल्यू बहुत छोटी हो। यहां पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं e को। e को मतलब यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर की वैल्यू होती है
ई 2.71828 फॉर्मूला होता है ई की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन एक्स का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी पिक्चर में आएगा, लेकिन ये बहुत ईजी होता है, सिर्फ देखने में डर लग रहा है, लेकिन सबसे ईजी तुम्हारा यही होता है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पर मीन की वैल्यू भी वही है, वेरियंस की वैल्यू भी वही है, लेकिन एसडी की वैल्यू रूट एम होगी। याद रखना, एसडी की वैल्यू एम नहीं होती, एसडी की वैल्यू रूट एम होती है। अगर तुम्हें मोड निकालना है तो वो भी एम की वैल्यू अगर इंटीजर है तो देयर विल बी 2 मोड, अगर एम की वैल्यू तुम्हारी नॉन इंटीजर है तो वो भी सिंगल मोड। अगर नॉन इंटीजर है तो लार्जेस्ट वैल्यू कंटेन्ड इन एम, और अगर इंटीजर है तो एम और एम माइनस वन, देयर विल बी 2 मोड्स। नाउ एडिटिव प्रॉपर्टी यहां पर भी अप्लाई होती है, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं सर हम लोग। और पॉइजन मॉडल की बात करूं तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट आ सकता है, मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन वेरी टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन सक्सेस इज वेरी लो, एंड प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये 3 पॉइंट याद रखना, थ्योरी में कभी कभी आ जाते हैं सर। ठीक है सर, इसके साथ आई थिंक हम लोगों ने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट भी कर लिया, और अब हम लोग जाने वाले हैं सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल में तो थ्योरी ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल तो कम ही यूज होने वाला है। नॉर्मल को नॉर्मल या गॉसियन भी बोलते हैं सर, गॉसियन, गॉसियन उस बंदे का नाम है जिसने ये दिया था। ये मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं, इसका नाम नॉर्मल इसलिए क्योंकि ये मोस्टली फॉलो करता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट इनटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर इनटू 1/2। कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए जिनको सच में ये फॉर्मूला याद हो गया है? मैं तो हालांकि बोलता था नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी याद हो चुका है कुछ कुछ लोगों को। अब पहले तुम कितना डरते यार, मैं जस्ट थिंक ऑफ इट यार। एक छोटी सी बात सोचते हैं, याद करो वो दिन जब तुमने ये सब चीजें पहली बार पढ़ी थी, चाहे वो कोरिलेशन का फॉर्मूला हो, चाहे वो तुम्हारा इसका फॉर्मूला हो, और आज देखो वो स्थिति। तब याद है वो कुछ बच्चे बोलते थे सर ये इतना बड़ा कैसे याद रखेंगे, अरे सर दिमाग खराब हो रहा है, अरे सर कैसे याद रहेगा। और मैंने तुमको उस समय प्रॉमिस किया था कि एग्जाम तक मैं इतनी बार रिवाइज करवाऊंगा कि सब याद हो जाएगा। और आज की स्थिति देखो, क्या हमने प्रॉमिस फुलफिल किया? यस और नो? यस और नो? फुलफिल किया? बिल्कुल सर, ये तो फर्क है यार। लगे रहो, बस लगे रहो। परसिवरेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक मिनट रुकना भाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नॉर्मल वेरिएबल जो है सर तुम्हारा, अगर रैंडम वेरिएबल फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो तुम लिखते हो कैपिटल एन और ब्रैकेट में लिखते हो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। हाँ जी, आंटी जी को नमस्ते बोल रहे हैं सभी लोग, आंटी जी को नमस्ते बोल दिया मैंने भी। नमस्ते। चलो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों सेम होते हैं सर। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के बराबर होता है। आवाज आई थी तुमको मम्मी की? आवाज आई थी क्या? आई थी ना? मम्मी भी खुश होगी। चलो, मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद रखना भाई, 0.8 सिग्मा। क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। Q3 का वैल्यू होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू होती है 0.675 सिग्मा। क्वार्टाइल डेविएशन तुम्हें समझ में आ गया। रेशियो बिटवीन QD, MD और SD याद रखना 10, 12 और 15, बस ये और क्या। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एक चीज होती है नॉर्मल कर्व। कर्व फॉर्म बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले से नहीं कर्व से निकाली जाती है। शेप ऑफ नॉर्मल कर्व होता है बेल शेप। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो होता है जहां से कॉन्वेक्स बन जाता है कॉन्केव और कॉन्केव बन जाता है कॉन्वेक्स, है ना, जहां से अपने वो शेप बदल देते हैं। तो म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, तुमको तो फॉर्मूले से मतलब है। एरिया अंडर टोटल नॉर्मल कर्व होता है 1 के बराबर, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी। टेल्स की अगर मैं बात करूं, क्या कभी टेल्स टच होती हैं तुम्हारी? भले तुम्हारे डायग्राम में टेल्स टच होती हुई दिखाई दें, लेकिन तुम ये मान के चलो कि टेल्स तुम्हारी इनफाइनाइटली टच नहीं होती, कभी भी टच नहीं होती। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सर दोनों तरफ सब कुछ एक जैसा दिखता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा सिमेट्रिक होता है। हाँ, बाइनोमियल भी सिमेट्रिक हो सकता है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.5 होती है तो। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी ये वर्ड स्टैंडर्ड लगता है क्वेश्चन में, हमेशा अलर्ट रहना कि स्टैंडर्ड वर्ड दिया या नहीं दिया हुआ है। स्टैंडर्ड वर्ड लगेगा तो म्यू की वैल्यू कंपलसरी 0 हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू कंपलसरी 1 हो जाएगी। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जो तुम्हारा इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन पर काम आता है, बस, जिसको हम z से भी शो करते हैं। अब अगर तुम्हारा मीन मीडियन मोड तीनों ही म्यू है और तीनों की वैल्यू अगर 0 हो गई तो सब कुछ 0 हो गया। सिग्मा और वेरिएंस दोनों 1 हो गए तुम्हारे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तुम्हारा 0 - 1 और 0 + 1 मतलब -1 + 1 हो गया। मीन डेविएशन तुम्हारा 0.8 × 1 मतलब 0.8 हो गया। क्वार्टाइल डेविएशन तुम्हारा 0.675 × 1 मतलब 0.675 हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज जो मैंने तुमको बताई ना, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं इससे। चलो, जेड टेबल क्या होता है सर? जेड टेबल वो है जो हमको बीच से, सेंटर से लेकर किसी एक जेड के पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी बताता है। जेड क्या है? जेड मतलब स्टैंडर्डाइजेशन करना। तुम्हारी एक्स की वैल्यू तो उठपटांग जाती है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड कैसे करते हैं? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करके। दूसरी होती है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि फाई से दिखाया जाता है। वो तुम्हें बीच से प्रोबेबिलिटी नहीं बताता, वो तुम्हें -∞ से लेकर उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी बताता है। दैट इज योर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जेड टेबल होती है। जेड टेबल कभी भी तुमको देखनी है तो इसका कोई मतलब नहीं पढ़ने का, फिर भी मैं तुमको बता देता हूं कि जैसे मान लो 0.71 कुछ है तो ये 0.7 लिया, ये 1 ले लिया, ऐसे यहां और यहां मिलाकर तुम देख लेते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं होती इसमें। अच्छा, ये देखो जेड टेबल तुम्हें यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू बताएगा, ना कि यहां से यहां तक की।
और वही अगर मैं बोलूं कि इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो तो सिमेट्रिक है, तो एक ही बात है सर। चाहे -1.5 हो चाहे +1.5 हो, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 1 होता है। एरिया में तुमको ये याद रखना है सर कि हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। कहां गया कहां गया कहां गया, जल्दी आ जा भाई, स्लो क्यों चल रहा है भाई। हाँ, ये परसेंटेज अगर तुम याद रखोगे तो फायदा होगा, नहीं भी रखोगे तो कुछ ना कुछ हिंट तो क्वेश्चन में देते हैं कि म्यू से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक 34.13, यहाँ से लेके यहाँ तक 13.59, 2.14, 0.135। ठीक है, वही सेम चीज लेफ्ट की तरफ भी चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, ये रहा एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, म्यू से लेके सिग्मा तक दिस 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 दिस, याद रख लेना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। माइनस सिग्मा से लेके प्लस सिग्मा तक पूछ रहा है, मतलब क्या, 34.13 और 34.13 दोनों को जोड़ दिया तो 68.3 हो गया। तो ये इंटरप्रिटेशन तुमको बनना चाहिए। ठीक है सर, इसके साथ हम लोगों ने सर ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। और अब हम आखिरी के 10 मिनट में इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज को भी सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज कर लेंगे। कहीं पेंडिंग कुछ नहीं छोड़ रहा हूं मैं। 10 मिनट ज्यादा लगेंगे भैया, कल से मैराथन चालू हो रही है, इसलिए टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। यस सर। अच्छा, 12 बजे का कल तुम्हारा टाइम, मुझे नहीं पता 12 बजे किसी की क्लास है कि नहीं। अगर मुझे लगा बीच में किसी दिन की 12 बजे का स्लॉट खाली है तो मैं स्पेशल क्लास भी ले लूंगा भैया, बता रहा हूं तुमको। कल तो नहीं लूंगा, कल तो नहीं लूंगा, किसी दिन अगर खाली स्लॉट रहा तो। वैसे तो यूट्यूब पर, क्योंकि देखो यार, मैं आऊंगा कल ट्यूसडे को, कल मैं ट्यूसडे को सुबह आऊंगा, सॉरी वेडनेसडे को, उसके बाद सीधे अगले मंडे को मिलूंगा मैं। शेड्यूल में भले तुमको दिख रहा था कि मैं सिर्फ ट्यूसडे वेडनेसडे लेने वाला हूं, लेकिन इस वीक मैं सिर्फ एक सेशन लूंगा 3 घंटे का। लेकिन अगले वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीनों दिन 3-3 घंटे। अरे बाप रे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीनों दिन 3-3 घंटे। नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात कर रहा हूं, तो इट विल बी लाइक अ मेगा मैराथन फॉर यू भाई। बिल्कुल पूरा पूरा मैं सोच रहा हूं उसके बारे में क्या करूंगा, इसलिए मैंने अभी तक स्ट्रेटजी वीडियो नहीं डाला हूं, क्योंकि मैं अभी भी प्लानिंग कर रहा हूं। निशांत सर ने तो कल पूरी प्लानिंग कर ली, लेकिन मेरी प्लानिंग अभी बाकी है सर, कि मैं अगले 9 घंटे में, मतलब अगले हफ्ते के जो 9 घंटे के, देखो कल का तो डिसाइडेड है, कल तो अपन लोग फॉर्मूला मैराथन करने वाले हैं, लेकिन अगले हफ्ते के 9 घंटे में क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। चलो, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज चैप्टर नंबर 9। इंडेक्स नंबर क्या होता है सर? इट्स अ कन्वीनिएंट डिवाइसेस जो तुमको रेट ऑफ चेंज बताता है कि तुम्हारी जो वैल्यूज हैं, प्राइसेस हैं, क्वांटिटीज हैं, वो पीरियड ऑन पीरियड कितना चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो WPI होलसेल प्राइसेस कितने बढ़े हैं, CPI कंज्यूमर प्राइसेस कितना बढ़ा है, शेयर के प्राइसेस कितने बढ़े हैं सर, दैट इज निफ्टी। चलो, होलसेल प्राइस इंडेक्स ठीक है सर, बल्क वाली चीजों के लिए होता है। उसके बाद तुम इन सब चीजों को वेबसाइट से देख भी सकते हो सर, गवर्नमेंट की, देखो अलग अलग आर्टिकल्स का अलग अलग ये सब निकला हुआ होता है। WPI है, WIP नहीं है, WPI है। ठीक है, हमेशा इसका बेस ईयर 100 है। देखो WPI का बेस ईयर 100 लिया हुआ 2011-12, और अलग अलग साल का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है कि 2011-12 से लेकर अब तक महंगाई कितनी बढ़ गई है। CPI होता है सर तुम्हारे कौन से प्राइसेस के लिए, कंज्यूमर प्राइसेस के लिए। देखो CPI का इंडेक्स भी हमने डाउनलोड किया था हमारी रेगुलर क्लास में। निफ्टी क्या होता है सर, 50 स्टॉक का, नेशनल 50 स्टॉक्स, उनका एक इंडेक्स बनाना है। अच्छा, क्योंकि वैसे मैंने बोला था कि बेस पीरियड 100 होता है, लेकिन इसका बेस 1000 है। इसका मतलब कभी कभी बेस 1000 भी हो सकता है, जनरली 1000 होता है। ठीक है, ये देखो तुम्हारा निफ्टी है, इसमें ये सारे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स उसमें एडेड हैं। ये सब कुछ बातें हमने करी थी। इंडेक्स टाइम सीरीज का मतलब होता है अगर तुमने इंडेक्स नंबर की पूरी टेबल बना दी, जैसे ये टेबल बनी हुई थी ना ईयर ऑन ईयर, ये ईयर ऑन ईयर टेबल बनी हुई तुम्हारी, ये देखो WPI की, ये इंडेक्स टाइम सीरीज कहलाता है। ठीक है सर, क्योंकि इंडेक्स टाइम सीरीज। उसके बाद हम लोग चलते हैं सर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, पिछले और अगले में क्या कंपैरिजन है। तो P1/P0 दैट इज प्राइस रिलेटिव। स्कोप ऑफ चैप्टर है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इसमें कैसे यूज करते हैं, मैथमेटिकल टेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये चीजें हमको देखनी है। व्हाई इंडेक्स नंबर इज स्टडीड, क्योंकि सर क्या होता है कि तुम्हें चीजों का एनालिसिस करने के लिए कुछ एक कॉमन बेस चाहिए, इसलिए 100 मान के चीजों को कंपेयर करना आसान पड़ जाता है। इंपॉर्टेंट इशू क्या आते हैं सर, डेटा सिलेक्शन। डेटा तुम्हारा पर्पस के हिसाब से होना चाहिए, बेस पीरियड तुम्हारा नॉर्मल होना चाहिए, रिलेटिवली रीसेंट होना चाहिए, ये चीज याद रखना। यूज ऑफ एवरेजेस बिल्कुल होता है सर, एवरेज लेने से चीजें और अप्रोप्रिएट दिखती हैं। प्राइस रिलेटिव मतलब P1/P0, क्वांटिटी रिलेटिव, वैल्यू रिलेटिव, सबका एक ही मतलब है। लिंक रिलेटिव होता है सर, अगर तुम्हारा P1 P0 P2 P1 मतलब हर अगला साल हर पिछला साल, हर अगला साल हर पिछला साल। लेकिन अगर तुम्हारे सारे प्राइसेस सिर्फ एक ही साल से जुड़े हुए हैं तो एक चेन बन गई है, चेन, दैट इज कॉल्ड एज चेन रिलेटिव। P1 P0 P2 P0, ये सिर्फ टर्म्स है भाई, और कोई बड़ी बात नहीं इसमें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और वैसे भी सर खतरों के खिलाड़ी का जो आखिरी एपिसोड था इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज, तो अगर आप में से किसी को भी ये डर आता है कि सर इंडेक्स नंबर से कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो खतरों के खिलाड़ी का आखिरी एपिसोड देख लेना, उसकी लिंक भी तुम्हारे CA लाइव डेली में प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है, खतरों के खिलाड़ी के प्लेलिस्ट में।
इंडेक्स बनाने की दो मेथड होती है सर, एक होती है सिंपल एवरेज, एक होती है वेटेड एवरेज। सिंपल मेथड में बहुत ड्रॉबैक होते हैं तुम्हारे, लेकिन वेटेड एवरेज में ड्रॉबैक कम होते हैं। वेटेड एवरेज में चैलेंज ये आता है सर कि हम वेट किसको माने, तो वेट हमें क्वांटिटी को मानना होता है, लेकिन वो Q0 लूं या Q1 लूं, उसी के हिसाब से तुम्हारी ये चार मेथड आती है, लाशपरे, पाशे, मार्शल और फिशर। तो इनको भी डिटेल में देख लेते हैं सर। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड तो क्या करता है, सीधे प्राइसेस को जोड़ देता है, करंट ईयर का और बेस ईयर का सिंपल निकाल देता है। मेथड बड़ी ईजी है, लेकिन सर ये बहुत ही गलत मेथड है। इसमें तुमको ऑटोमेटिकली चीजों को वेट मिल जाता है। जैसे पनीर तुमने 100 ग्राम लिया तो फालतू में वो महंगा लग रहा है तुमको, जबकि उसका तो तुम उतना यूज करते ही नहीं हो। सिंपल एग्रीगेट ऑफ रिलेटिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या करते हो तुम, डायरेक्ट प्राइस लेने की जगह उसका रिलेटिव लेते हो, Pn अपॉन P0, उसको सम करते हो, डिवाइड बाय n करते हो। मजे की बात यह है कि एक प्योर नंबर है, मतलब यूनिटलेस वैल्यू है, इसलिए इसमें गड़बड़ नहीं है। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि इसमें भी तुमने वेटेज नहीं दिया है, तुम सारे चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो। दैट्स द प्रॉब्लम हियर। अच्छा सर, उसके बाद हमने देखा था वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। इसके अंदर बात ये होती है कि तुम वेटेज लेते हो, लेकिन वेटेज क्या क्या लेना है वही ये चार मेथड बताते हैं। अगर मैं लाशपरे की बात करूं तो लाशपरे तुमसे ये बोलता है कि Q0 को वेट ले लो, पाशे तुमसे ये बोलता है करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट ले लो, मार्शल एजवर्थ बोलता है कि तुम दोनों के टोटल की क्वांटिटी को वेट कर लो, और बीच में आता है सबसे चालू आदमी जिसका नाम है फिशर, वो कहता है एक काम करो लाशपरे तुम भी वैसे रहो, पाशे तुम भी वैसे रहो, तुम दोनों का GM ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। और वैसे भी आप लोगों को तो पता है ना, व्हेन वी टेक द एवरेज ऑफ रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इंडेक्स नंबर आर काइंड ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज का रेशियोज लेने के लिए GM यूज करते हैं। ये देख लो, प्रैक्टिकल यूज दिख गया तुमको GM का। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में क्या होता है सर, वो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल लाशपरे की तरह है, इसलिए इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। ठीक है। चेन इंडेक्स नंबर होता है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। चेन इंडेक्स नंबर तुम्हारा वैसे तो डायरेक्टली भी बन सकता है, लेकिन इस मेथड से भी दिखाया जाता है घुमा फिरा के, इसका कुछ ज्यादा लॉजिकल सेंस नहीं समझ में आया था। वैसे तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता था 60/50, 62/50, 65/50, लेकिन नहीं, घुमा फिरा के लिंक रिलेटिव से जोड़ के इस चीज को करवाया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी एग्जाम में सीधे फॉर्मूले पूछ लेता है, ऑप्शन में सीधे फॉर्मूले पूछ लेता है। ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है, जैसे प्राइस का निकालते हो वैसे क्वांटिटी का निकाल लो, वैसे वैल्यू का भी निकाल लो। लिमिटेशन ये होती है कि सर एरर होते हैं क्योंकि तुम सैंपल लेते हो, ये तुम्हें ब्रॉड ट्रेंड देता है, रियल पिक्चर नहीं बताता। कोई बात नहीं यार, मैनी मेथड की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूजफुलनेस ये है सर कि हमको डिफ्लेटिंग में भी मदद करता है, कि मान लो तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है लेकिन कई सालों में बढ़ी है, तो तुम्हें रियलिटी में चेक भी तो करो कि जितनी चीजें महंगी हुई क्या तुम्हारी सैलरी भी उतनी बढ़ी है या नहीं। डिफ्लेटेड वैल्यू कैसे निकालते, करंट वैल्यू लो और अभी का ही इंडेक्स नंबर ले लो, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू डिफ्लेट हो जाती है, तुम्हारी पीछे की तरफ चली जाती है। ठीक है सर। उसके बाद शिफ्टिंग क्या होता है, अगर तुम्हें तुम्हारे बेस ईयर को शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जिस नए साल से तुम इंडेक्स को शिफ्ट कर रहे हो उसको 100 मानना पड़ेगा। अब तुम आगे वाले को 100 मानोगे तो पीछे वालों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, 80, 90, तो वो फॉर्मूले से हम लोग कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग। शिफ्टिंग के बाद स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है दो इंडेक्स नंबर को मिक्स कर देना, तो बिल्कुल शिफ्टिंग की तरह होता है, बट क्या होता है कि तुम उसको दो अलग अलग चीजों को जोड़ देते हो। शिफ्टिंग में तुम एक ही इंडेक्स नंबर में आगे पीछे कर देते हो और कुछ नहीं। नाउ टेस्ट ऑफ एडिकेसी, सबसे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन इससे आते हैं। यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। यूनिट टेस्ट मतलब तुम्हारे आंसर में यूनिट नहीं आ रही है, तो सिंपल वाली मेथड को छोड़ के सारे के सारे यूनिट लेस हैं, तो एवरीबॉडी विल सेटिस्फाई दिस टेस्ट। टाइम रिवर्सल की अगर मैं बात करूं तो टाइम रिवर्सल मतलब 0, 1 और 1, 0, इसका मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा 1 के बराबर आना चाहिए, दैट इज सर्कुलर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तुम्हारा कि ये किसको कौन कौन फॉलो करता है, तो लाशपरे भी नहीं करता, पाशे भी नहीं करता, सिर्फ फिशर करता है, इसलिए फिशर को आइडियल बोलते हैं, क्योंकि फैक्टर वाला भी वही करता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये बोलता है कि तुम्हारा प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स के बराबर आना चाहिए। ये भी ना तो लाशपरे करता है ना तो यूनिट करता, कोई भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फिशर करता है इस चीज को, इसलिए फिशर आइडियल होता है। फिर लास्ट में आता है तुम्हारा सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट तो ये कोई भी मेथड नहीं कर पाती, उसके लिए तो नई मेथड है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन और प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट, ये दोनों करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि वो सिर्फ इस पर्पस के लिए बढ़ाए गए हैं, अलग से उन मेथड के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब हम आ चुके हैं टाइम सीरीज में। टाइम सीरीज होता है सर अगर तुम डेटा को टाइम वाइज अरेंज कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज टाइम सीरीज। अलग अलग ईयर के अलग अलग डेटा, चार तरीके के कंपोनेंट होते हैं सर। एक होता है लॉन्ग टर्म या सेक्युलर ट्रेंड, अगला होता है सीजनल वेरिएशन, फिर आता है साइक्लिक, और उसके बाद आता है रैंडम या इररेगुलर वेरिएशन। सेक्युलर ट्रेंड की बात करूं तो एक भाई जनरली चीजें बढ़ती हैं घटती हैं, दैट इज सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सारी चीजें। सीजनल मतलब जो बार बार होता है, हर साल होता है, जैसे हर दिवाली में तुम्हारी सेल पटाखों की बढ़ जाती है, हर गर्मी में तुम्हारी जो है स्वेटर की डिमांड कम हो जाती है। तुम्हें लगा था कोल्ड ड्रिंक की बात करूंगा। साइक्लिक वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन आर टर्म्ड एज बिजनेस साइकिल। साइक्लिक वेरिएशन भी साइकिल है, लेकिन उसका फिक्स टेन्योर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर साल के अंदर होगा, इट कैन बी मोर देन अ ईयर। इसके अंदर चार चीजें आती है, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। प्रोस्पेरिटी मतलब एकदम बढ़िया पे चल रहा हूं मैं, फिर आता है रिसेशन, फिर जब तुम एकदम नीचे गड्ढे में चले जाते हो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, और डिप्रेशन से जब तुम वापस रिकवरी चालू करते हो दैट इज कॉल्ड एज रिकवरी।
ये साइकिल्स होते हैं। रैंडम मतलब कोविड का एग्जांपल है यार, कभी भी रैंडम चीज़ें जो किसी पैटर्न के हिसाब से नहीं थी, बिल्कुल एकदम से हो जाती हैं। मॉडल में अगर मैं बात करूँ तो एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल ये बोलता है कि यार इन चारों का इम्पैक्ट इंडिपेंडेंट होता है, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बोलता है इनका कंबाइंड इम्पैक्ट होता है, इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर दो। ज्यादा लॉजिकल कौन सा मॉडल है? फिर ज्यादा लॉजिकल मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, ठीक है। चॉइस ऑफ मॉडल मल्टीप्लिकेटिव को ही ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, जो तुम सेक्युलर ट्रेंड पहला पार्ट पढ़ रहे थे, उसको मेजर करने के अलग अलग मेथड है। ग्राफ मेथड, मेथड सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। अगर मैं ग्राफ मेथड की बात करूं तो कुछ नहीं, तुम ग्राफ बनाते हो, पॉइंट्स को जोड़ते हो, एक फ्री हैंड तरीके से तुम बता देते हो कि यार ऑन एन एवरेज इतना ट्रेंड जा रहा है, लेकिन फिर तुम थोड़ा स्पेसिफिक जाने की कोशिश करते हो। सेमी एवरेज, सेमी एवरेज में तुम क्या करते हो, जितने भी टोटल ईयर्स हैं उनको दो भागों में बांट दिया। टोटल ईयर्स को जब तुमने दो भागों में बांट दिया, उसके बाद तुम क्या करते हो सर, दोनों का एक मिड पॉइंट निकालते हो और दोनों मिड पॉइंट को जोड़ देते हो सर, दैट इज मेथड ऑफ सेमी एवरेज। फिर आता है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या करता है सर, पहले 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5 ऐसे करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ऐसे करके सबकी वैल्यू निकाली, सबको प्लॉट किया और सबको जोड़ दिया, तो वहां से एक तुम्हें एवरेज वैल्यू मिल जाती है और वो हो जाता है मूविंग एवरेज। ये सब चीजें डिटेल में बहुत करी थी हम लोगों ने, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की मतलब नहीं है। फिर आता है लीस्ट स्क्वायर। एक बात बताओ ना यार, कहीं लीस्ट स्क्वायर तुम्हारा क्या काम कर रहा था, एस्टिमेशन का ही काम कर रहा था, और वही तो तुमको यहाँ पर भी करना है सर, कि तुमको एक ट्रेंड लाइन बनानी है। वहां पर भी तो हम एक रिग्रेशन लाइन बनाते थे ना, या उसी मेथड से तुम ट्रेंड लाइन बना दो, जो भी तुम्हारे पास गिवन डेटा है उसके बेसिस पर अगर तुम रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर दोगे तो ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ठीक है। दैट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। फिर आता है मेथड ऑफ वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा हमने नहीं किया था। सीजनल वेरिएशन में तुम्हारे पास सीजनल इंडाइसेस निकलते हैं, जिसमें तुम क्या करते हो, हर क्वार्टर का इंडाइस निकालते हो, उसका एवरेज करते हो और तुम्हारा ईयरली इंडाइस आ जाता है, सिंपल, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ये पूरा सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसेप्चुअल थ्योरी। आई होप आप लोगों को मजा आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल सारे के सारे बच्चे मुझे मिलने वाले हैं ऑन यूट्यूब फॉर द कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। फिर से मैं लिंक को यहाँ पर डाल देता हूँ, पिन कर देता हूँ, तो आप लोग जो लोग अभी तक भाई इसको नहीं कर पाए हो, फटाफट जाके लाइक कर दो और सेट रिमाइंडर कर दो। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते हैं मैं उनको बता दूं, मैं अगर आप नवंबर वाले हो तो लक्ष्य नवंबर 2021 बैच चालू हो चुकी है, अभी भी समय नहीं गया है, तुम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो लक्ष्य नवंबर 21 बैच, द बेस्ट बैच ऑफ एन अकेडमी अक्रॉस सीए फाउंडेशन इन इंडिया। और दिस इज नॉट जस्ट अ कोर्स यार, दिस इज अ कंप्लीट वेल कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान बैच, जो जैसे अभी हम लोग कैसे एग्जाम तक मैराथन कर रहे हैं, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ लक्ष्य में 21 बैच। इसी तरह जब तुम लक्ष्य नवंबर 21 के लिए आओगे ना, ये सारा मैराथन और सब कुछ होगा, इट विल बी द पार्ट ऑफ दैट बैच, ठीक है। बहुत मजा आने वाला बॉस। टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल कोऑर्डिनेटिव वे में चलता है, मुझे फॉलो जरूर कर लेना। और अन अकेडमी प्लस मतलब स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर तुमको सब कुछ पढ़ना है तो अन अकेडमी प्लस में जाओ, और अगर तुम्हें साथ में पर्सनल मेंटर्स भी चाहिए, अन अकेडमी आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चार्जेस बहुत कम है, मल्टीपल बैचेस तुमको वहां पर मिलती है, इंक्लूडिंग द बाहुबली टीम्स बैच, और ऐप में तो तुम आ ही चुके हो तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेरी 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 नॉमिनल चार्जेस आर देयर। 14,400 में पूरा 14 मंथ में तुमको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। हाँ, कोड लगाना मत भूलना सीए प्रणव, वरना फिर तुमको 10% डिस्काउंट बच जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉम्बो प्राइसेस भी ड्रॉप हो चुके, तो जितने भी जुलाई वाले बच्चे हैं आपसे रिकमेंड करूंगा अभी के अभी कॉम्बो ले लो, ताकि तुम वार्म अप बैच को देखो। क्या होगा, एग्जाम देने के बाद वार्म अप बैच आएगी, वार्म अप बैच आएगी तो तुम्हें ये लगेगा कि अरे यार मैं तो अभी पास हुआ नहीं हूं, मैं क्यों सब्सक्रिप्शन लूं, फिर तुम कंफ्यूजन में चले जाओगे और तुम्हारा वो 1-2 महीना भी वेस्ट हो जाएगा। अगर तुम भाई कंफ्यूजन में हो कि हाँ पास तो हो सकता हूं लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना, कॉम्बो ले लो, ताकि फाउंडेशन और इंटर दोनों की व्यवस्था तुम्हारे पास बनी रहे, कभी भी कुछ भी देख सको, ठीक है। चलो सर, बहुत बढ़िया। तो यही रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों से। हम लोगों ने आज 307 स्लाइड्स कंप्लीट करी है, 307 स्लाइड्स हम लोगों ने पढ़ी है, बहुत सुपर फास्ट स्पीड में करी है। मुझे हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलें कि यार ये कितना तेज पढ़ाते हैं, बेटा डिटेल में कई बार पढ़ा चुका हूं, इसका पर्पस ही कुछ और था आज के सेशन का, इसलिए तेज पढ़ाया हूं। स्कॉलरशिप को जरूर ज्वाइन करें भाई, और 12+2 का ऑफर अभी भी चल रहा है दोनों जगह पर, चाहे कोई भी आप कॉम्बो लो चाहे आप सिंगल वाला लो। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाना, लिंक पिन कर दिए मैंने। कल सुबह 8:45 AM हम लोग वापस से मिलने वाले हैं। यूज कोड CPRANAM टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एंड अगेन मैं आप लोगों को एक बार फ्लायर दिखा देता हूं, ताकि कोई भी बच्चा कल के सेशन में न छूटे। सो ऑल फॉर्मूलाज इन 3 hours ऑन एन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, बैक टू बैक 3 घंटे में हम हर फॉर्मूले को along with one practice question पूरा complete करेंगे। So that was all about today. See you guys. Take care. Bye bye. Love you all. Here is the pose. Yeah. See you all tomorrow. Bye bye.